बताया था कि भाई वर्चुअलाइजेशन एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपके एग्जिस्टिंग हार्डवेयर को एफिशिएंटली यूटिलाइज करने के लिए ये कॉन्सेप्ट दिया गया, ताकि ऐसा हो कि जी आप मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकें अपने हार्डवेयर को। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि आपका हार्डवेयर अंडर यूटिलाइज हो रहा हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने 64 GB रैम तो इंस्टॉल कर ली अपने सिस्टम में, आपने जो है वो हार्ड डिस्क भी, सॉरी रैम जो है 64 GB इंस्टॉल कर ली, सीपीयू भी आपने 8 कोर का ले लिया, लेकिन आप हार्डली 1 GB रैम यूटिलाइज कर रहे हैं और 1 कोर सीपीयू यूज कर रहे हैं। तो 7 कोर आपके बिल्कुल फारिग बैठे हुए, फ्री ऑफ, कोई उनको कंप्यूटेशन नहीं दी जा रही, वो फारिग बैठे हुए बिल्कुल, पावर कंज्यूम किए जा रहे हैं आपकी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट आपने ह्यूज की हुई है उसके ऊपर, बट वो यूटिलाइज उस तरह से हार्डवेयर हो नहीं रहा है। तो उसके लिए किसका कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया गया? वीएम का, वर्चुअल मशीन्स का, ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए। आप एक ही हार्डवेयर के सर्वर के ऊपर या एक ही मशीन के ऊपर या एक ही पीसी के ऊपर आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंस्टॉल कर लें और उसके ऊपर मल्टीपल एप्लीकेशंस को चला लें। ठीक है, अब ये चीजें मैं लास्ट लेक्चर में बड़ी डिटेल में बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पर जस्ट पिछले वाले लेक्चर से कनेक्ट करने के लिए आपको मैं ये बता रहा हूँ। और लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या किया था कि जी हमने एक वर्चुअल मशीन के ऊपर हमने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया था, और हमने ये बताया था कि जी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्यों जरूरी है, कि मैं क्यों जोर दे रहा हूँ। क्या स्क्रीन, आई डोंट नो, स्क्रीन स्क्रीन अभी मैंने शेयर ही नहीं कराई, अभी मैं शेयर करा रहा हूँ, रुक जाए एक सेकंड। चलिए, ठीक है जी, नजर आ रहा है आप लोगों को? आ जाए जनाब, ऊपर आ जाए। जी सर, आ रहा है। जबरदस्त, वेल डन, बेहतरीन। ठीक है जी, हमने वर्चुअलाइजेशन पढ़ाई थी। वर्चुअलाइजेशन में फिर हमने ये बताया था कि भाई हाँ, हमारे पास दो तरीके हैं वर्चुअलाइजेशन को अचीव करने के। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने बताया था कि जी एक तरीकेकार ये है कि आप वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। यानी किस तरीके से वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं अपने पास, मैं अभी एक सेकंड दिखा देता हूँ आपको। अल्लाह अकबर, ये है। ठीक है, ये हमारी बेसिकली वर्चुअलाइजेशन हम अचीव कैसे करते हैं, इस पिक्चर को देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि ये वर्चुअलाइजेशन कर क्यों रहे हैं हम। ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर ये था कि एक आपके पास हार्डवेयर पीसी होता था या सर्वर होता था, उसका आप हार्डवेयर परचेज करते थे, यानी कि आपने खाली डब्बा परचेज कर लिया, उसके ऊपर क्या करते थे, ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते थे। ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के बाद जिसको हम कहते थे, जो फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हम अपने हार्डवेयर पे इंस्टॉल करते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, बेस ऑपरेटिंग सिस्टम। बेस ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद हम क्या करते थे जी, उसके ऊपर एक एप्लीकेशन रन कर सकते थे। ठीक है, अब वो एक ही एप्लीकेशन चल रही होती थी। अब हमारा हार्डवेयर चाहे अंडर यूटिलाइज हो रहा है या ओवर यूटिलाइज हो रहा है, वो एक ही एप्लीकेशन उस पर चल सकती है। लेकिन वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट इसलिए इंट्रोड्यूस कराया गया ताकि आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स और मल्टीपल उनके ऊपर एप्लीकेशंस को चला सकें। यानी अगर फर्ज करें मैंने एक इसी सर्वर के ऊपर मैंने 3 Next.js की डिफरेंट एप्लीकेशन चलानी है, या मैंने एक Next.js की एप्लीकेशन चलानी है, एक जो है मैंने जावा की एप्लीकेशन चलानी है, और एक मैंने पीएचपी की एप्लीकेशन चलानी है। यानी कि ये मेरी जो एक ऐप वन है ये Next.js हो, और एक पीएचपी हो दूसरी एप्लीकेशन, और थर्ड एप्लीकेशन जो हो वो मेरी जावा की हो। तो ये मैं कैसे रन कर सकता हूँ एक एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर? तो ये मैं रन नहीं कर सकता, उनको मैं मल्टीपल ओएसएस पे नहीं चला सकता है, क्योंकि मेरे पास तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही एक है। तो फिर मैंने क्या किया कि एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ सिस्टम आर्किटेक्चर में, उसको कहते हैं वर्चुअलाइजेशन। ना वर्चुअलाइजेशन के लिए जरूरी है कि सबसे पहले आप बेस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक वर्चुअलाइजेशन की लेयर इंस्टॉल करते हैं। वो वर्चुअलाइजेशन की लेयर हमने कैसे इंस्टॉल की थी? वो हमने वीएम बॉक्स के थ्रू की थी। हमने आपको ये बताया था कि भाई एक वीएम बॉक्स जो है या वर्चुअल बॉक्स जो है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपके बेस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक वर्चुअलाइजेशन की लेयर को इंस्टॉल कर देता है। ठीक है, ये हमने बताया था।
जब हमने ये बताया था तो हमने ये बताया था कि फिर हम इसमें वीएम कैसे क्रिएट करेंगे, ये भी हमने बताया था। अच्छा, मैंने ये अल्पाइन लिनक्स की वीएम को क्रिएट तो किया हुआ है, तो इसको अगर मैं स्टार्ट करके देखता हूँ। ठीक है, चलें, जब तक ये स्टार्ट हो रही है इसको छोड़ दें। अभी हम ये देख लेते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, वर्चुअलाइजेशन की जब लेयर इंस्टॉल की, तो जब हमने वर्चुअलाइजेशन की लेयर इंस्टॉल की, तो वर्चुअलाइजेशन की लेयर ने मेरे पास क्या काम किया, उसने ये कहा कि आप मल्टीपल वीएम्स बना लें, वर्चुअल मशीन्स बना लें, और हर वीएम का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। अब मैंने क्या किया था लास्ट क्लास के अंदर, ऐसे ही मैंने एक वीएम क्रिएट की थी। कहां से, ये मशीन में आया था, आपको याद है, मैं मशीन में आया था, मैंने एक मशीन बनाई थी। फिर मशीन के अंदर मैंने ये उसको एक आइसो इमेज दिया था, वो आइसो में जिस तरीके से इंस्टॉल हो गया था, जैसे ये आपके सामने है, ये आइसो इमेज इंस्टॉल हो गया ना। इसके बाद मैंने क्या किया था, ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया था, इस तरीके से एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके ये मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया था। ये उसके फाइल सिस्टम्स आ गए, ठीक है, ये इसके ऊपर उसके यूटिलाइजेशन आ गया। तो ये क्या किया था मैंने, बेसिकली एक वर्चुअल मशीन बनाई। एक सेकंड रुकिएगा, एक मैंने वर्चुअल मशीन बनाई। एक सेकंड, एक मिनट रुकिएगा। थोड़ा सा ये इसमें ना इशू आ रहा है कि मल्टीपल कर्सर्स को ना एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अब आ गया बात। ठीक है, अब आ गया ये बात। असल में जब स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है ना, तो ये इशू थोड़ा सा कर रहा होता है, कर्सर को ना मूवमेंट उसकी डिस्टर्ब करता है। अच्छा, अब हमने क्या किया, इसी वर्चुअलाइजेशन लेयर के ऊपर हमने क्या किया, तीन वीएम्स बना ली। एक वीएम 1, वीएम 2, वीएम 3। हर वीएम के अंदर मैंने एक डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लिया। एक में ओरेकल लिनक्स कर लिया, एक में उबंटू लिनक्स कर लिया, एक में मैंने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लिया। तो ये जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वाली मशीन थी, इसमें मैंने C# की .NET की एप्लीकेशन डिप्लॉय कर ली। ये जो उबंटू लिनक्स वाली वीएम थी, इसके अंदर मैंने नेक्स्ट.js की जो है एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया। और ये जो मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम था ओरेकल लिनक्स का, इसके अंदर मैंने माई एसक्यूएल की डेटाबेस सर्वर को इंस्टॉल कर लिया। तो मेरे पास दो एप्लीकेशंस भी इंस्टॉल हो गई और एक डेटाबेस भी इंस्टॉल हो गई। और दोनों के, और हर 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 यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के हर वीएम का ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट है। यहाँ पर ओरेकल लिनक्स है, यहाँ पर उबंटू लिनक्स है, एंड यहाँ पर मेरे पास क्या आ गई, विंडोज आ गई। ठीक है, तो ये कैसे अचीव हुआ, ड्यू टू द वर्चुअलाइजेशन। इससे फायदा क्या हुआ कि मैंने क्या किया, ये जो अंडरलाइंग हार्डवेयर मेरे पास लगा हुआ है, इसको मैं बहुत एफिशिएंटली यूटिलाइज कर लूंगा। मैंने क्या किया, मैंने 4 GB मेमोरी इस वीएम को दे दी, वो वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर ने हार्डवेयर से ली और इसको दे दी। यहीं से 4 GB मेमोरी मैंने इस वीएम को दी, ये वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर ने इस हार्डवेयर से ली और इसको दे दी। फिर यहीं से 4 GB मेमोरी मैंने इसको दी और इसको ली, और इस तरह से मैंने इस वीएम को एलोकेट कर दी। इसी तरह से मैंने सीपीयूज को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तीनों वीएम्स पे। मेरे पास अगर 8 कोर सिस्टम में इंस्टॉल्ड है, ये हार्डवेयर में 8 कोर का सीपीयू लगा हुआ है, ऑक्टा कोर का सीपीयू लगा हुआ है। तो मैंने क्या किया, मैंने वर्चुअलाइजेशन से रिक्वेस्ट की, वर्चुअलाइजेशन लेयर से, कि भाई 2 कोर इस वाली वीएम को दे दो, 2 कोर इस वाली वीएम को दे दो, और 2 कोर इस वाली वीएम को दे दो। तो आपने देखा, मैंने 6 कोर्स को जो है ना वो यूटिलाइज करवा लिया। 2 कोर्स अभी भी बची हैं इस हार्डवेयर के पास, जो कि वो बेस ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोसेस करने के लिए रख सकता है। तो ये एक छोटा सा कनेक्शन था जो बनाया है, ठीक है, जो हमने वर्चुअलाइजेशन से फायदा हासिल किया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि भाई हमने हमने ये बात की कि हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैंने इसकी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई थी, जो कि पिछले मेरे लेक्चर्स अगर आप देखें, तो मैं एक दफा जस्ट क्विकली रिव्यू करवा देता हूँ। वो क्यों पढ़ रहे हैं, रीजन उसका ये है भाई, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ने का, कि इस वक्त लिनक्स जो है, तमाम समझ लें कि जो पॉपुलर एंटरप्राइजेज हैं, जितने बैंक्स हैं, जितनी एयरलाइंस हैं, जितनी टेलीकॉम्स हैं, हेल्थ केयर सेक्टर देख लें, गवर्नमेंट सेक्टर देख लें, 95% ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी है, 95% बता रहा हूं मैं बात, 95% ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एंटरप्राइज एप्लीकेशन चल रही हैं, वो सब लिनक्स पे चल रही हैं, वो सब लिनक्स पे चल रही हैं। ठीक है, फिर अगर आप क्लाउड के प्लेटफॉर्म पर आते हैं, क्लाउड के प्लेटफॉर्म पे अगेन पूरा क्लाउड का प्लेटफॉर्म, चाहे वो अमेजोन क्लाउड हो, चाहे वो एजोर क्लाउड हो, चाहे वो क्या कहते हैं आपका गूगल क्लाउड हो, वो सब लिनक्स पे है। अच्छा चलें, अब इससे भी आगे आते हैं।
अब आप आ जाए, आप लोग जो एग्जिस्टिंग कोर्सेज पढ़ रहे हैं भाई, आप इसमें चले जाएं, क्या कहते हैं, नेक्स्ट जीएस पे चले जाएं, आप नोड जीएस पे चले जाएं, इसके अलावा आप जो है वो डॉकर्स कंटेनर्स पे चले जाएं, इसके अलावा आप जो है वो एआई के एप्लीकेशंस में चले जाएं। जितने भी एआई के प्लेटफॉर्म हैं, डॉकर हब हो गया, गिट हब हो गया, या इसके अलावा जितनी भी चीजें जो आप आजकल अपने कोर्सेज में पढ़ रहे हैं, वो सब की सब लिनक्स पे बनी हुई है और सब लिनक्स पे चल रही हैं। इवन जो डेवऑप्स की चीजें भी आपको पढ़ाई जाती हैं या समझाई जाती हैं, बताई जाती हैं, वो सब लिनक्स पे चल रही हैं। आप डेवऑप्स बगैर लिनक्स किए अचीव ही नहीं कर सकते हो। आप डेवऑप्स पे कैसे काम करोगे अगर आपको लिनक्स ही नहीं आएगी? तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ना इसलिए बहुत जरूरी है। तो जिसको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आ जाएगा, पढ़ लेगा, उसका आर्किटेक्चर हमने पढ़ा दिया, थोड़ा थोड़ा पढ़ाया है, उसकी इंस्टॉलेशन हमने बता दी कि कैसे इंस्टॉल होता है, ये बता दिया, उसकी डिस्क डिस्क पार्टीशनिंग हमने बता दी कि भाई कैसे होती है। ठीक है, अब आज हमने बात करनी है उसके फाइल सिस्टम्स पे। ठीक है, तो वो मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आपको कि फाइल सिस्टम्स क्या होते हैं, फाइल सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ इंपॉर्टेंस समझ में आ गई कि भाई लिनक्स को पढ़ना इसलिए जरूरी है। जब लिनक्स हम पढ़ लेंगे, इंशाल्लाह अगले 1 से 2 लेक्चर और हम इस पे लिनक्स पे रखेंगे और इसको लिनक्स को खत्म कर लेंगे। मैंने आपको शेल स्क्रिप्टिंग तक कराना है, यानी आपको इतना मुझे एफिशिएंट बनाना है कि आप डेवऑप्स की चीजें, आप क्लाउड की चीजें, आप एआई की चीजें, ये सारी चीजें आप खुद से स्क्रिप्टिंग करके कर सकते हैं। यानी अगर आपको डॉकर फाइल बनानी है, तो भाई डॉकर फाइल में लिनक्स का स्क्रिप्ट लिखा जाता है, शेल स्क्रिप्ट लिखा जाता है। तो जब आपको शेल स्क्रिप्ट ही नहीं पता होगा, तो डॉकर फाइल कैसे समझ में आएगी, ये बताओ मेरे को। कंटेनर कैसे समझ में आएंगे? आपको नहीं आएंगे समझ में। रटने को रट सकते हैं आप, लेकिन कॉन्सेप्चुअली कुछ समझ नहीं आएगा कि हो क्या रहा है हमारे साथ। ठीक, अगर आप इस चीज को समझ लेंगे तो इंशाल्लाह वो समझने भी आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो इसलिए इसको बताना जरूरी है। ठीक है, नाउ अब हम मूव करते हैं कि भाई हमारे पास फाइल सिस्टम्स क्या होते हैं लिनक्स में। एक अगर हम लिनक्स का जब भी कोई आपको आर्किटेक्चर पढ़ाएगा, चाहे आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, आपके टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, या आप किसी भी जगह पर लिनक्स को सीखेंगे, पढ़ने के लिए जाएंगे, तो वहां पर लिनक्स की इंस्टॉलेशन के बाद जो पहला लेक्चर आपको समझाया जाएगा या बताया जाएगा, वो लिनक्स का फाइल सिस्टम बताया जाएगा कि भाई ये फाइल सिस्टम होता क्या है। अब हमने जब इंस्टॉलेशन शुरू की थी लिनक्स की, तो वहां पर आपको याद है हमने क्या किया था? हमने ext4 लिया था या ext3 लिया था, मुझे याद है, आई थिंक ext3 या ext4 लिया था। आई थिंक हमने फाइल सिस्टम टाइप क्या ली थी, ext4 ली थी। तो ये लिनक्स का एक फाइल सिस्टम है, जिसको मैंने इंस्टॉलेशन के वक्त ये बताया था कि ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये होता क्या है। अब वो स्टेज आ गई है कि मैं अब आपको ये बताने जा रहा हूँ कि फाइल सिस्टम होता क्या है, व्हाट इज फाइल सिस्टम। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पर एक डायग्राम आपके सामने ड्रॉ करता हूँ पहले, ताकि आपको मैं फौरन से समझा दूं कि भाई ये होता क्या है फाइल सिस्टम। वैसे क्या होता है, किसी को पता है फाइल सिस्टम क्या होता है? कोई बता सकता है? एनीवन? मैडम जरा पूछ के देखें जरा। आवाज आ रही है मेरी? आप यस सर आ रही है। आप सर आप लोग के पास ऑप्शन है अनम्यूट करने का। अगर कोई बता सकता है कि फाइल सिस्टम क्या होता है। ये लास्ट क्लास का हमारा लेक्चर था जो हमने डायग्राम्स बनाई थी। नो वन? कोई सीएस का बच्चा हो जो बता सके? नहीं? चले मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं। ये हमारे पास आ गई जनाब एक अदद, इसको कहते हैं डिस्क, रॉ डिस्क, जो कि आपके पीसी में इंस्टॉल हुई हुई होती है। पीसी में हार्ड डिस्क लगी हुई होती है ना, इसको हार्ड डिस्क कहा जाता है, हार्ड डिस्क। ठीक है जी, ये हमारा हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया, हम ये कह रहे हैं ये है फाइल सिस्टम। क्या है? फाइल सिस्टम। अच्छा जी, जबरदस्त, बेहतरीन चीज हो गई। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा स्क्विज कर लेते हैं, यहाँ आ जाते हैं। ये हमारे पास एक अदद हमारा हो गया यूजर, यूजर, ये हमारा यूजर हो। यूजर, अच्छा ये यूजर काम क्या कर रहा है? ये कर रहा है ओपन एमएस वर्ड फाइल, ये इसका एक एक्शन है जो ये परफॉर्म कर रहा है यूजर। ठीक है, जब यूजर ओपन करता है एमएस वर्ड की किसी भी फाइल को, किसी भी डॉक्यूमेंट को, तो होता क्या है पीछे बिहाइंड द सीन, क्या होता है कि एक रिक्वेस्ट जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम को कि भाई यूजर जो है, यानी कि यूजर एप्लीकेशन एक रिक्वेस्ट करती है ओएस को कि भाई ये जो फाइल है जो कि कहाँ स्टोर हुई होगी, यकीनन यहाँ पर डिस्क के ऊपर कहीं ना कहीं स्टोर हुई होगी ना ये फाइल।
ऐसे ही हमारी हमारी यही जिसे कहते हैं ना कि अंडरस्टैंडिंग है ना, कि नहीं है? यही अंडरस्टैंडिंग है ना कि ये डिस्क पे ये फाइल हमारे पास इस तरीके से ये स्टोर हुई है, फर्ज कर लें। अब ये फाइल डिस्क पे से रिट्रीव होके यहां आएगी यूजर के पास। कैसे आएगी? ऑपरेटिंग सिस्टम के पास एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? सिस्टम सॉफ्टवेयर। फाइल सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये मैंने बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम में दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं और एक क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको आप ड्राइवर्स भी कहते हैं, जिनको आप डिवाइस ड्राइवर्स भी कहते हैं। ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो डायरेक्ट आपके हार्डवेयर से बात करते हैं। तो हार्डवेयर क्या है आपका? ये हार्ड डिस्क है। यही हार्डवेयर है ना आपका। ये इस हार्ड डिस्क से फाइल सिस्टम इज अ स्पेशल सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि आपके पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम में जितनी भी फाइल्स होती हैं, जितनी भी डायरेक्टरीज होती हैं, उनकी पूरी मैनेजमेंट करता है। उनकी पूरी मैनेजमेंट करता है। आपने इसी तरह याद रखना है, फाइल सिस्टम इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर जो कि आपको इंटरफेस देता है वाया ऑपरेटिंग सिस्टम टू एक्सेस हार्ड डिस्क एंड रिट्रीव योर फाइल्स एंड सेव योर फाइल्स एंड स्टोर योर फाइल्स, ठीक है, एंड सर्च योर फाइल्स। तो ये सारी चीजें कौन कर रहा होता है? फाइल सिस्टम करता है, आपकी रिक्वेस्ट पे। किसकी रिक्वेस्ट पे? आपकी रिक्वेस्ट पे भाई। यूजर ने बोला है ऑपरेटिंग सिस्टम को कि ये फाइल ओपन करो एमएस वर्ड की। ऑपरेटिंग सिस्टम ने अपने एक सिस्टम सॉफ्टवेयर या डिवाइस ड्राइवर जिसको वो कहता है फाइल सिस्टम, उसको रिक्वेस्ट की कि भाई जाओ डिस्क पे और ये फाइल उठा के लाओ। जब वो फाइल ही उठा के लाया, ऑपरेटिंग सिस्टम को दी और ऑपरेटिंग सिस्टम ने फिर वो फाइल आपको दिखा दी, स्क्रीन पे नजर आ गया यूजर को। ये फ्लो समझ में आ गया है? ये कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हार्डवेयर और यूजर के दरमियान एक इंटरफेस, वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यूजर जो भी कमांड्स देता है, जो भी यूटिलिटीज रन करता है, उसकी रिक्वेस्ट कहां जाती है? ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाती है। और ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी रिक्वेस्ट को कैसे फुलफिल करता है? अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को यूटिलाइज करके। उसके सिस्टम सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं? उसके डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं। अब एक एक सिस्टम सॉफ्टवेयर फाइल सिस्टम है। फाइल सिस्टम का काम क्या होता है कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे जितनी भी फाइल्स हैं, ये जैसे देखें, ये जितने भी मेरे को फाइल्स, फोल्डर्स, ये सब चीजें जो नजर आ रही हैं, ये किसकी वजह से नजर आ रही हैं? ये कौन रिट्रीव करके लाके मुझे दे रहा है? दे तो मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम रहा है विंडोज का, लेकिन विंडोज की ऑपरेटिंग सिस्टम में एक स्पेशल सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसका नाम फाइल सिस्टम है, वो ये मुझे लाके देख रहा है, वो ये मुझे व्यू दे रहा है। साहब वो मुझे बता रहा है कि इस फाइल की मॉडिफाइड डेट ये है, इस फाइल की टाइप ये है, इस फाइल का साइज ये है, इस फाइल का नाम ये है। यही ये जो सारे एट्रीब्यूट्स किसी भी फाइल के मेरे को दे रहा है, ये कौन दे रहा है? ये मुझे फाइल सिस्टम दे रहा है। और फाइल सिस्टम क्यों दे रहा है? क्योंकि मैंने इस डिस्क को, डिस्क एफ को, अपनी एफ डिस्क को या एफ ड्राइव को किस फाइल सिस्टम से फॉर्मेट किया है? एनटीएफएस। क्या नाम है उस फाइल सिस्टम का? एनटीएफएस। तो एनटीएफएस एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम ने इस डिस्क के लिए यूटिलाइज कर रहा है। इस डिस्क को फॉर्मेट किया है इस सॉफ्टवेयर से। यानी कि इस डिस्क से जब भी बात करनी होगी, इस ड्राइव से जब भी बात करनी है ड्राइव की, तो मैं एनटीएफएस फाइल सिस्टम को यूज करूंगा। और एनटीएफएस फाइल सिस्टम, ये फाइल सिस्टम के अगर हम डेफिनेशन पे जाएं तो फाइल सिस्टम एक ऐसा स्पेशल पर्पस प्रोग्राम होता है जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है आपकी फाइल्स और डायरेक्टरीज को मैनेज करने के लिए। बेसिक पर्पस फाइल सिस्टम का यही होता है कि वो आपको, अच्छा अगर फर्ज करें फाइल सिस्टम नहीं होती, अगर फाइल सिस्टम नहीं होता तो क्या होता? सवाल ये है, फाइल सिस्टम नहीं होता तो क्या होता? तो हमारे पास, इसका मतलब ये रॉ डिस्क नजर आती है हमें इसी तरीके से। तो ये हमारे, जब जब फाइल सिस्टम ही नहीं होता तो हम अपनी फाइल्स को नाम कैसे देते? ये जो नाम दिया हुआ है हमने, डॉकर्स, परसिस्टेंट डेटा, एबीसी, ये मैंने जो नाम दिया हुआ है सारा, ये सारी चीजें, ये सब मैं नाम कभी भी नहीं दे पाता। ये मैं डेट, लास्ट डेट मॉडिफाई में कैसे देखता? मैं कैसे टाइप डिसाइड करता? ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट है, मैं उसका कैसे साइज दिखाता अगर ये फाइल सिस्टम ही नहीं होता? तो ये सारा काम फाइल सिस्टम का है कि जो फाइल्स और डायरेक्टरी से रिलेटेड, दैट इज कॉल्ड मेटा डेटा। डेट ऑफ मॉडिफाइड, ये इस फाइल से एसोसिएटेड है। टाइप ऑफ फाइल, दिस, ये फाइल से एसोसिएटेड है। साइज ऑफ फाइल, ये फाइल से एसोसिएटेड है। ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें इस फाइल का मेटा डेटा है। एक्चुअल डेटा तो नहीं है ना इस फाइल का, कि है? भाई ये जो मैंने डेट ऑफ डेट मॉडिफाइड लिखा है, ये टाइप मॉडिफाई आ रहा है, ये साइज आ रहा है,
क्या ये इस फाइल का एक्चुअल डेटा है? एक्चुअल डेटा तो नहीं है, ये तो इस फाइल के एट्रीब्यूट्स हैं, इसका मेटा डेटा है। एक्चुअल डेटा तो जब मैं इसको डबल क्लिक करूंगा तो इस फाइल के अंदर होगा। आ रही है बात समझ में? भाई फर्ज करें एक फाइल मैं क्रिएट करता हूं आपके सामने, इस तरह भी दिखाते हैं यार। एक फाइल मैंने क्रिएट की, ये मैंने उसके अंदर डेटा डाल दिया, फर्ज करें जो भी है। अब इस फाइल को मैंने सेव किया, इसको नाम मैंने दिया ए बी, में एफ ड्राइव में रख लेता हूँ। चले, इसको मैंने नाम दिया टेस्ट 1। ठीक है, सेव कर दिया। सेव, फाइल सेव हो गई टेस्ट 1 के नाम से। अब सेव कैसी हुई होगी कि यहाँ से जब मैंने सेव का बटन प्रेस किया है तो रिक्वेस्ट गई होगी ऑपरेटिंग सिस्टम पे, ऑपरेटिंग सिस्टम ने फाइल सिस्टम को कहा होगा, फाइल सिस्टम ने हार्ड डिस्क पे इसको स्टोर कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपके सामने ये डायरेक्टरी खोल रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ एफ ड्राइव को। ये मैंने एफ ड्राइव ओपन की, ये देखें टेस्ट 1 की डायरेक्टरी आ गई, टेस्ट 1 की फाइल आ गई। नाम क्या रखा? टेस्ट 1 इसने फाइल का। यूजर के लिए आसानी हो गई ना याद करना। डेट मॉडिफाइड, भाई अभी की डेट आ रही है, अभी 10/34 में मैंने इसको मॉडिफाई किया है। टाइप क्या आ रही है इसकी? एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट है। साइज क्या आ रहा है? 12 KB। क्या ये जो एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं ये एक्चुअल डेटा है फाइल का? नहीं, एक्चुअल डेटा नहीं है। एक्चुअल डेटा कब आएगा? जब मैं इस फाइल को डबल क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने इस फाइल को डबल क्लिक किया, ये एक्चुअल डेटा है फाइल का, ये कंटेंट है फाइल का, तो उसने एक्चुअल डेटा भी मुझे दिखा दिया। ये सारे फीचर जो फाइल को ओपन करना, उसका मेटा डेटा स्टोर करना और उसको इस तरह से ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में रखना, इसी तरह से डायरेक्टरीज को रखना, ये सारा किसका काम होता है? ये सारा काम फाइल सिस्टम का होता है। अगर मैं इस पे एनटीएफएस का फाइल सिस्टम नहीं करूंगा इंस्टॉल, या इसको एनटीएफएस के फाइल सिस्टम से फॉर्मेट नहीं करूंगा, मुझे ये कोई भी फाइल स्टोर नहीं करने देगा। इस तरह से मेरे पास खाली रॉ डिस्क होगी, ठीक है, जिसके ऊपर मुझे सेक्टर्स दिखा रहा होगा, ट्रैक्स दिखा रहा होगा, सिलेंडर्स दिखा रहा होगा। ये कोई क्या, ये टर्म्स में आप इन टर्म्स को समझ सकते हैं आसानी से क्या? भाई डिस्क पे क्या होते हैं? एक हार्ड डिस्क जो होती है, अगर हार्डवेयर की मैं बात करूं, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड। अगर मैं हार्डवेयर की बात करूं तो ये हार्ड डिस्क पे क्या होता है ये मैंने सब बता चुका हूं। चले मैं फिर बता देता हूं आपको, ये हार्ड डिस्क पे क्या होता है। इस तरह से ट्रैक्स होते हैं। अगर मैं रॉ हार्ड डिस्क की बात करूं, कभी खोल के देखिएगा हार्ड डिस्क को, प्लेटर्स होती हैं इस तरह से बने हुए, ये इस पे उसके ऊपर इस तरह से सेक्टर्स बने हुए होते हैं, ट्रैक्स बने हुए होते हैं। इन ट्रैक्स के अंदर क्या होता है? छोटे छोटे से यूनिट्स होते हैं, जहां पर आपका क्या हो रहा है, डाटा आगे बाइनरी फॉर्मेट में, डिजिटल फॉर्मेट में सेव हो रहा होता है। ठीक है, ऐसे ही होता है ना। लेकिन अगर फर्ज करें ये ऑपरेटिंग सिस्टम ना होता, ये फाइल सिस्टम ना होता, तो फिर तो आपको इस वाली टर्म में बात करनी पड़ती हार्ड डिस्क की, भाई मुझे फलाने ट्रैक पे जाओ, फलाने यूनिट पे जाओ, फलाने सेक्टर पे जाओ, और वहां पे जो एक बाइट लिखी हुई है ना वो रीड करके लाओ। फिर तो यूजर को इस तरह से बात करनी पड़ती। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम ने और फाइल सिस्टम ने क्या किया, आपके इस मुश्किल को हल कर दिया, आपको आसानी प्रोवाइड की, एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है फाइल सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम, ताकि आप इस डेटा को विजुअलाइज कर सकें जो डिस्क के ऊपर रखा हुआ है, स्टोर हुआ हुआ है। डेटा को स्टोर कर सकें, डेटा को रिट्रीव कर सकें फाइल्स की फॉर्म में, डायरेक्टरीज की फॉर्म में। तो फाइल सिस्टम का काम क्या है कि आपके तमाम, आपके पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल्स को मैनेज करना, डायरेक्टरीज को मैनेज करना और उनके मेटा डेटा को स्टोर करना अपने पास। ये काम होता है, ये पर्पस होता है फाइल सिस्टम का। और फाइल सिस्टम में क्या है, व्हाट इज फाइल सिस्टम? फाइल सिस्टम इज अ स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर which we can use through the operating system to store, retrieve और manipulate our files and directories। बस एक मैंने आपको जनरल फाइल सिस्टम का कॉन्सेप्ट बताया, तो इस तरह से लिनक्स भी तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप सपोज कर लेंगे लिनक्स आ गया यहाँ पर, ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स आ गया, इसका मतलब है लिनक्स के ऊपर भी जैसे विंडोज था, अगर पहले विंडोज था तो विंडोज पे तो ये ऑपरेटिंग, ये वाला फाइल सिस्टम था ना इंस्टॉल। क्या नाम था इस फाइल सिस्टम का? इस फाइल सिस्टम का नाम था एनटीएफएस। क्या नाम था इस फाइल सिस्टम का? एनटीएफएस, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ये एनटीएफएस फाइल सिस्टम किसने बनाया है भाई? ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज प्लेटफॉर्म के लिए बनाया है इस फाइल सिस्टम को। यानी हम जब भी डिस्क को फॉर्मेट करेंगे तो हमें माइक्रोसॉफ्ट ने जो हमें प्रोवाइड किया है फाइल सिस्टम, या माइक्रोसॉफ्ट जिस फाइल सिस्टम को सपोर्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, हम वो उससे उसकी डिस्क को फॉर्मेट करेंगे। जब हम फॉर्मेट करेंगे तो वो हमें इस तरह से फाइल्स और उस पर डिस्क पे जो भी हम डायरेक्टरीज बनाएंगे वो हमें दिखाना शुरू हो जाएगा, उसका मेटा डेटा भी दिखाना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसी तरीके से लिनक्स ने भी हमें कुछ फाइल सिस्टम्स दिए हैं। ठीक है, अब हम वो देख लेते हैं भाई लिनक्स ने कौन से फाइल सिस्टम्स दिए हैं, आगे आ जाए। अब क्या मुझे ये सब चीजें समझाने की जरूरत है आपको कि भाई जिस तरह से फाइल सिस्टम विंडोज पे हैं बने हुए, फाइल है, फाइल नेम है, डायरेक्टरी ट्री बनता है विंडोज पे भी,
इसी तरीके से लिनक्स पे भी इस तरह से फाइल सिस्टम एक इंस्टॉल होता है। तो जब आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे थे, तो वहां पर जब बूट पार्टीशन इंस्टॉल किया था और रूट पार्टीशन इंस्टॉल किया था, तो वहां पे फाइल सिस्टम टाइप सिलेक्ट की थी ना आपने। वो फाइल सिस्टम टाइप क्या सिलेक्ट की थी? वो एनटीएफएस की थी। बता दे कोई। एनटीएफएस की थी? एनटीएफएस तो नहीं की थी, ये तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का फाइल सिस्टम होता है। हमने की थी EXT3 या फिर EXT4 की थी। ये EXT3 और EXT4 क्या है? ये फाइल सिस्टम्स ऑफ लिनक्स हैं। EXT3 and EXT4 are file systems of Linux OS। ठीक है, ठीक है। लिनक्स ओएस के ये फाइल सिस्टम है। तो जब हम डिस्क को पार्टीशन बनाते हैं, यानी ड्राइव्स बनाते हैं डिस्क के अंदर, तो उस वक्त हमें किसी ना किसी फाइल सिस्टम से उसको फॉर्मेट करना पड़ता है, डिस्क के पार्टीशन को या ड्राइव को। ठीक है। तो जिस तरह से हम विंडोज में एनटीएफएस से फॉर्मेट करते हैं, तो लिनक्स में भाई EXT3 या EXT4 से फॉर्मेट करेंगे। इसका नाम है EXT3 या EXT4 आर कॉल्ड व्हाट? एक्सटेंडेड। EXT स्टैंड्स फॉर एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम, इसका नाम है। जैसे एनटीएफएस का नाम है ना न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। एनटीएफएस स्टैंड्स फॉर व्हाट? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। सिमिलरली हमारे पास ये एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम, ये एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम EXT3, ये वर्जन है। EXT3 आया था 2000 आई थिंक 7-8 में आया था। EXT4 है इस वक्त जो मॉडर्नाइज है, बड़ा चल रहा है इस वक्त सबसे ज्यादा। ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फाइल सिस्टम्स हैं जो लिनक्स में आप यूटिलाइज कर सकते हैं। वो आपको डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स देते हैं, डिफरेंट उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है। अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, देख लें लिनक्स के फाइल सिस्टम्स, ये सारे क्या हैं? लिनक्स के टाइप्स ऑफ लिनक्स फाइल सिस्टम्स हैं। ये सारे इतने टाइप के आप फाइल सिस्टम्स बना सकते हैं लिनक्स में। स्वैप है, XFS है, BTRFS है, JFS है, EXT2 है, 3 है, 4 है, EXT है। सारे फाइल सिस्टम्स है, और हर फाइल सिस्टम कोई ना कोई आपको स्पेशल फीचर देता है। ठीक है। हमने मेरे ख्याल से EXT4 किया था। ठीक है। समझ में आ गया कुछ चीजें? ये मैं आपसे शेयर कर लूंगा कि फाइल सिस्टम के क्या क्या इनके प्रॉपर्टीज हैं, कौन से फाइल सिस्टम कब कब बनाए थे, किस किसने बनाए थे। ठीक है। समझ में आ गया? जी जनाब, समझ आ गया। चलें जनाब, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और हम स्टार्ट करते हैं लिनक्स में। ये देखना कि भाई लिनक्स में हमारे पास ये लिनक्स है, मैंने उसको यूजर दिया, तो मैं लॉग इन कर गया लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का शेल आ गया, या प्रॉम्प्ट आ गया। इसको रूट प्रॉम्प्ट कहते हैं। रूट का मतलब, रूट को कैसे समझेंगे? अगर आपके पास ये हैश साइन आ रहा है प्रॉम्प्ट पे, हैश साइन आ रहा है, इसका मतलब है आप लिनक्स के सबसे सुपर यूजर से लॉग इन किए हुए हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा जो सुपर यूजर है, जो एडमिनिस्ट्रेटर यूजर है लिनक्स का, उसको कहते हैं रूट। जो जैसे विंडोज में जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर होता है उसको क्या कहते हैं? उसको तो आप एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं ना। तो लिनक्स में जो एडमिनिस्ट्रेटर यूजर होता है उसको कहते हैं रूट। तो रूट का सिग्नल क्या होता है? रूट को आप कैसे पहचानते हैं? कि अगर आपके पास जो प्रॉम्प्ट आ रहा है वो एक नंबर हैश साइन आ रहा है, तो उसका मतलब है आप रूट से लॉगिन किए हैं। ठीक है। सबसे हाई यूजर से लॉगिन किए हैं, सुपर यूजर से। अब हम सबसे पहले उसमें डीएफ की, अब हम डिफरेंट कमांड्स देखते हैं। अब हम सबसे पहले डीएफ की कमांड रन करते हैं। डीएफ की कमांड क्या करती है कि जितने भी आपके पास पार्टीशंस या ड्राइव्स होते हैं वो आपको दिखा देता है। लिनक्स के ऊपर जितने भी पार्टीशंस और ड्राइव्स होंगे, वो अगर आपने देखने हैं, तो उसके लिए कौन सी कमांड यूज करेंगे? डीएफ की। ठीक है। डिस्क की जो भी फॉर्मेशन हुई हुई है, डिस्क फॉर्मेशन, जो भी डिस्क की फॉर्मेशन हुई हुई है, वो ये डिस्क की फॉर्मेशन हुई हुई है कि इसके ऊपर ये सारे पार्टीशंस बने हुए हैं। एक रूट पार्टीशन बना हुआ है, एक ये वाला पार्टीशन बना हुआ है मीडिया स्लैश सीडी रोम का, एक पार्टीशन डेव स्लैश एसएचएम का बना हुआ है, एक स्लैश डेव का पार्टीशन बना हुआ है, एक स्लैश रन का पार्टीशन बना हुआ है, एक स्लैश डॉट मॉड लूप का पार्टीशन बना हुआ है। ठीक है। तो ये किससे मुझे पता चला? डीएफ की कमांड से। ठीक है। तो डीएफ की कमांड क्या करती है भाई? आपको डिस्क की फॉर्मेशन बता देगी कि भाई ये जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो हार्ड डिस्क इंस्टॉल हुई है, उन पे कितने पार्टीशंस, कितनी ड्राइव्स बनी हुई है। ठीक है जी। अच्छा, ये हमें समझ में आ गया। अगर मैं डीएफ माइनस एच करूं यहाँ, तो ये मुझे बाइट्स में दिखा रहा है ना। अगर मैं डीएफ माइनस एच करूंगा तो ये मुझे जीबीज में दिखा दे, क्योंकि जीबीज में कोई है ही नहीं, तो इसने मुझे एमबीज में दिखा दिया। जो उसके बाद जो स्मॉलर यूनिट उसमें दिखा दिया कि स्लैश डेप जो है उसका टोटल साइज कितना है? 10 M है। साइज टोटल कितना है? 10 M है, 10 MB है। ठीक है, 10 MB है। और अवेलेबल कितना है? 10 MB है। इसका मतलब है ये यूटिलाइज ही नहीं हुआ, इसमें कोई फाइल स्टोर ही नहीं हुई इस फाइल सिस्टम में। दूसरा जो मेरे पास पार्टीशन है, वो है डेव स्लैश एसएचएम का। इसके अंदर कितना इसका साइज कितना है? 486 MB है।
इसमें अवेलेबल कितना है, 486 MB अवेलेबल है। यूज कितना हुआ है, 0% यूज हुआ है। अच्छा जी, तीसरे पे आ जाते हैं। BDS/CD-ROM का पार्टीशन कितना है भाई, 60 M इसका साइज है टोटल, यानी 61 MB इसका साइज है, और पूरा 61 MB ही पूरा यूटिलाइज हो गया है, तो इसमें 0% स्पेस खाली है, यानी कि इसकी यूटिलाइजेशन स्पेस कितनी, 100% यूटिलाइज हो चुका है। ठीक है, तो सिमिलरली हर पार्टीशन के अगेंस्ट में वो आपको यूटिलाइजेशन भी बता रहा है कि कितने परसेंट यूटिलाइज हो चुका है। जैसे कि आप लोग विंडोज में देखते हैं, अगर आप विंडोज में आते हैं, राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पर अगर आप आए, पीसी पे आए, राइट क्लिक करें, बल्कि पीसी पे आ जाए, तो जिस तरह से ये आपको दिखा रहा है ना परसेंटेज यूटिलाइजेशन, कि सी ड्राइव जो है ना वो 228 GB ये पार्टीशन का साइज है, टोटल साइज इसका इतना है, एलोकेटेड साइज इतना है, जिसमें से 2.6 GB फ्री है। ये तो बहुत डेंजरस कंडीशन है यार मेरी, मुझे इसको सही करना पड़ेगा। खैर मैं इसको करता हूँ, इसको पर्च करता हूँ, देखता हूँ। अच्छा, फिर मेरा डी पार्टीशन जो है उसका, उसमें कितनी स्पेस इस वक्त बची है, खाली 17.8 GB। फिर मेरा ई पार्टीशन जो है उस पर कितनी स्पेस बची है, 315 GB फ्री है 486 में से। तो ये सारे मुझे, जिस तरह से यहाँ पे मैं स्पेस देख रहा हूँ, इस तरह से लिनक्स में कैसे देखेंगे, डीएफ की कमांड रन करें तो हमें ये स्पेस इस तरीके से डिस्क के स्पेस दिखा देगा। अच्छा, हमें हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी मेमोरी सिस्टम पे मेमोरी कितनी इंस्टॉल्ड है ये दिखाती है। हमने हार्ड डिस्क देख ली, डीएफ करके देखा तो हमारे पास हार्ड डिस्क आ गई। अगर मेरे को ये पता करना हो कि मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स के ऊपर कितनी हार्ड डिस्क इंस्टॉल्ड है, यानी कितनी मैंने हार्ड डिस्क एलोकेशन की हुई है, तो डीएफ मैंने सर्च करूंगा, ये टोटल साइज काउंट कर लें, ये जो टोटल साइज है इसको आप काउंट कर लें। ठीक है, ये टोटल, ये जो पूरा साइज है इसको काउंट कर लें, ऐड कर लें, तो ये आपके पास टोटल डिस्क स्पेस जो आपने किसको दिया हुआ है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को दिया हुआ है, वो आ जाएगा। ठीक है, अब इस पूरे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे कितना फ्री स्पेस मौजूद है, इस पूरे टोटल अवेलेबल को काउंट कर लें तो टोटल फ्री स्पेस आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, तो ये तरीका होता है, इस तरीके से निकाला जा सकता है। इसी तरीके से अब अगर मेरे को मेमोरी चेक करनी है, तो डिस्क मैंने चेक कर ली ना, अब मुझे मेमोरी चेक करनी है कितनी मेमोरी इंस्टॉल्ड है इस पे, तो ये मुझे दिखा रहा है कि 973 MB इंस्टॉल्ड है। इसका मतलब है 1 GB मेमोरी मैंने दी हुई, कितनी दी हुई है, 1 GB मेमोरी मैंने दी हुई है, किसको, इस लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को। ठीक है, अच्छा, इसमें से यूटिलाइज कितनी हो चुकी है इस वक्त, 44 MB यूटिलाइज हो चुकी है। अब 973 में से माइनस करें 44, तो क्या आंसर आएगा, 871 MB फ्री है। सिंपल सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये फ्री है। तो ये हमारे पास जो है, इस तरीके से हम मेमोरी चेक कर सकते हैं। अच्छा, अगर मुझे मुझे ये चेक करना है कि मैंने इसको सीपीयू के कितने कोर्स दिए हैं, तो वो कैसे चेक करते हैं, उसके लिए हमारे पास कमांड होती है cat/proc/cpu info, ये कमांड होती है cat/proc/cpu info। ये क्या करेगा, सीपीयू इन्फो, ये क्या करेगा, ये नंबर ऑफ सीपीयूज आपको दिखा देगा कितने इंस्टॉल्ड। तो कितने सीपीयूज दिखाए इसने मुझे, कितने कोर्स इंस्टॉल्ड हैं, पहली कोर का नाम क्या था, 0, और दूसरी कोर का नाम है 1। ठीक है, ये इस तरह से ऑर्डर में आपको कोर दिखा रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर मैंने कितनी कोर्स दी हुई है, इसको मैंने 2 कोर्स दी हुई है, एक कोर का नाम 0 था, दूसरा कोर 1 है। ठीक है, तो ये सीपीयू कोर्स इसमें कितनी इंस्टॉल्ड है भाई, 2 इंस्टॉल्ड है। तो ये मुझे कैसे पता चला, cat/proc/cpu info की कमांड से। तो मैंने 3 चीजें निकाल ली। मैंने देख लिया कि भाई मेरे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम कितनी दी हुई है, सीपीयू कितना दिया हुआ है, डिस्क कितनी दी हुई है। ये 3 तो मेरे मेन कंपोनेंट्स आ गए ऑपरेटिंग सिस्टम के। अच्छा, अब और क्या क्या देख सकते हैं भाई, इसमें अगर मैंने लिस्ट देखना है कि इस वक्त मैं कहाँ, मैं अभी सबसे पहले मैं आप क्या देखना चाह रहा हूँ कि भाई मैं किस पाथ पे खड़ा हुआ हूँ। लिनक्स में क्या होता है, डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर होता है, पाथ होता है, कि मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ, मुझे ये मालूम करना है। मुझे नहीं पता कि मैं किस ड्राइव में खड़ा हुआ हूँ, मैं किस पाथ पे खड़ा हुआ हूँ, मैं किस पाथ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ। तो ये मुझे कैसे देखना पड़ेगा, मैं PWD की कमांड चलाऊंगा। इसका मतलब होता है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या करती है, PWD जब एंटर करेंगे लिखकर, तो आपको बता देगी इस वक्त जो आपका पाथ है वो /root का है, यहाँ पर आप खड़े हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैंने डीएफ किया, अब मैं यहाँ आया, अब मैं सीडी करके, अब सीडी का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, चेंज डायरेक्टरी करके मैं इस फाइल सिस्टम में जाना चाह रहा हूँ। किस में जाना चाह रहा हूँ, ये स्लैश में। तो मैंने लिखा स्लैश, यहाँ पे चला गया। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि अब मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, PWD करता हूँ, तो मैं स्लैश पे खड़ा हूँ क्योंकि मैंने चेंज डायरेक्टरी की थी। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर फाइल्स कितनी स्टोर है, इस वाली डायरेक्टरी में, या इस वाले फाइल सिस्टम /root के ऊपर फाइल्स कितनी स्टोर है। ls-lrt करूंगा तो नंबर ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज आ गई मेरे पास। ls-lrt क्या करता है, आपको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको
नंबर ऑफ फाइल्स और डायरेक्टरीज जिस पाथ पे भी आप खड़े हुए होते हैं, पाथ चेक करने के लिए क्या करेंगे, पीडब्ल्यूडी करेंगे, तो आपको करंट वर्किंग पाथ बता देगा, करंट वर्किंग डायरेक्टरी बता देगा। अब इस डायरेक्टरी में कितनी फाइल्स हैं और कितने डायरेक्टरीज हैं, मजीद फोल्डर्स कितने हैं, वो सारे आपको देखने होंगे, तो क्या करेंगे, एलएस की कमांड निकाल लगाएंगे। एलएस की कमांड क्या करती है, लिस्ट प्रिंट करती है। अगर मैं एलएस खाली लिख के खाली एंटर करूंगा तो वो इस तरह से लिस्ट दिखा देगी, लेकिन मुझे इस तरह से ऑर्डर वाइज पूरा एक लॉन्ग फॉर्मेट में देखना है, जिसमें मुझे लास्ट मॉडिफिकेशन डेट भी दिखाए और पूरा इस तरह से बताया कि इसका ओनर कौन है। जैसे हमें पहले कॉलम में क्या दिखा रहा है, अगर मैं पहले कॉलम की बात करूं इसमें, तो पहले कॉलम में मुझे क्या दिखा रहा है कि इस डायरेक्टरी की परमिशंस क्या है, इस डायरेक्टरी की परमिशंस क्या है, ये परमिशंस है इस डायरेक्टरी की। जैसे कि विंडोज में परमिशन होती है ना किसी भी फाइल की, अगर आप देखें, आप आए किसी भी फाइल पर, ये फाइल एलर्ट्स है, राइट क्लिक करूंगा और इसकी मैं प्रॉपर्टीज लेता हूं। चले विंडोज के स्टाइल में थोड़ा समझाते हैं। जब यहाँ सिक्योरिटी पे आते हैं तो ये क्या है, ये इस फाइल की परमिशन है ना, कि इस फाइल को आप रीड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, रीड राइट की परमिशन है या फुल कंट्रोल है, ये सारे क्या है, ये परमिशन है ना इस फाइल के ऊपर। ठीक है, तो सिमिलरली लिनक्स में भी होता है, लिनक्स में लेकिन परमिशन इस तरह से दी जाती हैं। इसमें परमिशंस को देने के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट कहलाता है, उसको कहते हैं ओनर पार्ट, सेकंड पार्ट कहलाता है, उसको कहते हैं ग्रुप पार्ट, एंड थर्ड पार्ट कहलाता है, उसको कहते हैं अदर पार्ट। मैं भी आपको समझाता हूं कि ये ओनर पार्ट, ग्रुप पार्ट एंड अदर पार्ट क्या होता है, ये मैं आपको अभी समझाता हूँ। 5 मिनट देते हैं बस मुझे। पहले हम क्या करते हैं, पीडब्ल्यूडी किया, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी की। अब मैं यहाँ पर एक डायरेक्टरी क्रिएट कर रहा हूँ अपने टेकवर्क्स के नाम से, एमकेडीआईआर की कमांड क्या करती है, डायरेक्टरी को क्रिएट करती है। किसी भी पाथ पे अगर आपने डायरेक्टरी क्रिएट करनी है या फोल्डर क्रिएट करना है तो एमकेडीआईआर की कमांड को यूज करेंगे। इसका नाम रखेंगे टेक वर्स 51। ये मैंने डायरेक्टरी बनाई, पीडब्ल्यूडी किया, मैं किस पे हूँ, यहाँ पे खड़ा हूँ। अब मुझे चेक करना है कि ये टेकवर्स 51 बन गई कि नहीं बन गई, तो एलएस माइनस एलआरटी की कमांड लगाऊंगा, तो ये देखें ये टेकवर्स 51 के नाम से ये डायरेक्टरी बन गई जनाब, बन गई, ये डायरेक्टरी बन गई। अब मैं कहा, अब मैं पीडब्ल्यूडी अभी मैं खड़ा हुआ रूट पे हूँ, मैंने रूट पे बनाया इसको टेकवर्स 51 को। अब मैं टेकवर्स 51 के अंदर जाना चाहता हूँ, तो मैं कैसे जाऊंगा, सीडी टेकवर्स 51 करके मैं एंटर करूंगा पीडब्ल्यूडी। अब मैं कहां पर आ गया, मैं रीड करूंगा, फाइल सेव करूंगा, फाइल को रीड करूंगा, तो सारा काम मेरा कहां स्टोर होगा, टेकवर्स 51 की डायरेक्टरी में। अब यहाँ पर मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ, एम्प्टी फाइल, टच करते हैं, टच का मतलब होता है कोई भी एम्प्टी फाइल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं test1.txt क्रिएट करता हूँ, तो ls माइनस एलआरटी करूंगा, देखिए क्रिएट हुई फाइल। देखें अब मेरे पास, मैं कहाँ खड़ा हूँ, किस डायरेक्टरी में खड़ा हूँ, टेकवर्स 51 की डायरेक्टरी में खड़ा हूँ, और उस पर वहां पर मेरे पास क्या, एक test1 के नाम से मैंने एक एम्प्टी फाइल क्रिएट कर ली। किस कमांड से, टच की कमांड से। टच क्या करती है, किसी भी पाथ के ऊपर लिनक्स में आप खड़े हुए हो तो वहां पर आपको एम्प्टी फाइल क्रिएट करके दे देती है। अब मैंने क्या करना है, इस फाइल के अंदर कुछ डाटा को राइट करना है, जैसे मैं एमएस वर्ड की फाइल में डाटा को राइट कर रहा था ना यहाँ पर, इस तरीके से। अब मैं क्या करूंगा, इस फाइल को ओपन करूंगा और इस फाइल के अंदर कुछ डाटा को राइट करूंगा। तो जो इसमें एक जो एडिटर होता है लिनक्स में, उसको कहते हैं वीआई एडिटर। मैं आपको इसका एक ग्राफिकल एडिटर भी बता दूंगा ताकि आप आसानी से कर सकें, लेकिन भाई अगर लिनक्स में काम करना है तो वीआई पे काम करना भी आना चाहिए। ठीक है, वीआई एडिटर है जो इसका बहुत फेमस एडिटर है लिनक्स का, वो पूरा टेक्स्ट मोड में चलता है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। उसको करते हैं वीआई एडिटर, वीआई और आगे दूंगा फाइल का नाम test1.txt। अभी आप सिर्फ देख लें कि मैं करके आ रहा हूँ। वीआई करूंगा तो वीआई करके test1.txt किया तो इसने फाइल को ओपन कर दिया। ठीक है, अब मैं इसमें कुछ भी राइट करूंगा तो मुझे राइट करने दे रहा है। ये मैंने फाइल को राइट किया, अब मैंने इस फाइल को सेव करना है। सेव करने के लिए क्या करूंगा, पहले एस्केप का बटन प्रेस करूंगा और उसके बाद शिफ्ट दबा के कोलन दबाऊंगा, तो मैं बॉटम पे आ जाऊंगा, वहां पे डब्ल्यू क्यू प्रेस करूंगा तो ये फाइल में राइट कर देगा, और क्यू का मतलब है क्विट कर देगा। तो फाइल में राइट भी हो गया, क्विट भी हो गया, ये छोड़ दें, जादू हो गया, जो भी हो गया, फाइल में राइट हो गया और क्विट हो गया। ये आपको आ जाएगा, मैं सिखाऊंगा ये भी कि वीआई पे कैसे काम करते हैं, आप बहुत आसान है, आ जाएगा। अभी आप ये देखें, हमने एक फाइल के अंदर कुछ डेटा राइट किया, एलएस माइनस एलआरटी करते हैं, हमारे पास फाइल क्या है, test1.txt। अब मैंने ये देखना है कि ये test1.txt के अंदर राइट क्या हुआ है। अच्छा, सबसे पहले अगर मैं क्या करूंगा, स्क्रीन को क्लियर करूंगा। स्क्रीन को क्लियर करने के लिए क्लियर की कमांड लगाएंगे। क्लियर की, जैसे विंडोज में सीएलएस की कमांड होती है तो स्क्रीन क्लियर हो जाती है ना, देखें, ये देखें कैसे। ये मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे आ गया विंडोज के, यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीजें टाइप कर दी, बहुत सारा काम कर दिया। अब आप चाह रहे हैं यार ये स्क्रीन क्लियर हो, तो आप क्या करते हैं, सीएलएस की कमांड लगाते हैं तो स्क्रीन क्लियर हो जाती है ना टर्मिनल से। ऐसे लिनक्स के अंदर कौन सी कमांड होती है, अगर स्क्रीन को क्लियर करना हो तो क्लियर की कमांड होती है, क्लियर हो गई स्क्रीन। ठीक है,
अब मैंने क्या करना है, ls माइनस lrt करूंगा, देखूंगा मैं कहां खड़ा हूं, मैं खड़ा हूं टेक्स्ट वर्स 51 की डायरेक्टरी में, और उसके अंदर मैंने एक फाइल क्रिएट की है test1.txt। मैंने इसकी कंटेंट्स को देखना है। तो इसके कंटेंट्स को देखने के दो तरीके हैं, हमारे पास दो कमांड है जिससे हम इस फाइल के कंटेंट्स को रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं, रीड होंगे, हाँ, राइट वाइट नहीं होंगे। एक एक कमांड उसको कहते हैं मोर। मोर क्या करता है, आपको किसी भी फाइल को रीड ओनली मोड में ओपन करके आपको दिखा देता है उसके कंटेंट। तो मैंने मोर किया, मोर test1.txt, तो मुझे इस फाइल के सारे कंटेंट नजर आ गए, यही कंटेंट लिखे थे ना मैंने फाइल में। तो मोर की कमांड क्या करेगी, किसी भी फाइल के कंटेंट को रीड करके दे देगी। इसी तरह से कैट की कमांड भी यही करती है, कैट। कैट की कमांड क्या करती है, कैट अगर मैं test1.txt करूंगा तो ये भी मुझे क्या करेगी, test1.txt के कंटेंट्स को रीड करके दे देगी। देखें, इसने भी, कैट ने भी रीड करके दे दिया, ठीक है। अच्छा, अब मैं इस फाइल में कुछ एडिटिंग करने जा रहा हूँ। vi test1.txt के अंदर मैं यहाँ आया, मैं सबसे आखिरी लाइन पर आया, यहाँ पे मैंने अपना नाम प्रिंट किया, यासिर। सर थोड़ा फिर स्क्रीन जूम कर दें। शारून, अच्छा, मैं कर देता हूँ। असल में मेरे पास इसमें ना जूम का मैडम ऑप्शन आ नहीं रहा है। एक मिनट रुके, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ भाई, जितनी मैं कर सकूं मैं कोशिश अपनी पूरी करता हूँ। ओ भाई, देखिए, कुछ कुछ फर्क पड़ा, बताएं, कुछ फायदा हुआ, कुछ थोड़ा बहुत फायदा हुआ, कुछ बेटर फायदा है। हुआ, यस सही है, यस। थोड़ा बहुत तो यस। फायदा हुआ होगा, ठीक है। हम्म। अब मैंने लिखा है शारून भाई, हमारे शारून दी ग्रेट है, हैं हमारे भाई। अच्छा, शारून हो गए, फिर आप हमारे पास आ जाएंगे कौन, सलमान आ जाएंगे, ठीक है, फिर आ जाएंगे, फिर दोबारा यासिर आ गए, ठीक है। नहीं, अब यासिर अली आ गए, ठीक है। फिर आ गए, यहाँ से ले लेते हैं किसी को, क्या नाम है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, मोहसिन भाई आ सर गए, मोहसिन भाई, मोहसिन मोहसिन दी ग्रेट है, मोहसिन रजा आ गए, ठीक है जी। अब मैंने ये कुछ नाम स्टोर कर लिए इस फाइल के अंदर, और उसके बाद मैंने दोबारा से इसको एस्केप प्रेस किया, कोलन, WQ का मतलब है राइट करेगा और क्विट कर देगा, तो राइट और क्विट होके सेव होके बाहर आ गया। ls माइनस lrt मैंने किया, दोबारा से फाइल के अंदर मैंने देखा, हाँ यार, ये फाइल मेरी मॉडिफाई हुई है, कब हुई है, 2256 की हुई है। देखें अभी टाइम क्या हो रहा है आपकी घड़ियों में, देखें वॉच में, जल्दी से क्लॉक में देखें, 2256 हो रहा है ना, तो 2256 पे ये फाइल मॉडिफाई हुई है। लास्ट राइट इसमें कब हुआ है, 10 बज के 56 पे, ठीक है। अब मैं मोर करता हूँ इस फाइल को, जरा एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, test1.txt को देखें, जो अपडेटेड डेटा है वो आ रहा है फाइल के अंदर, यासिर, शारून, सलमान, यासिर अली, मोहसिन रजा, सब आ रहा है ना, आ रहा है ना। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, इस फाइल में मैं फाइंड करूंगा। तो फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है, लिनक्स में ग्रैप की कमांड होती है, किसकी होती है, ग्रैप। ये कमांड होती है किसी भी फाइल में फाइंड करने के लिए। अगर आपने किसी भी टेक्स्ट फाइल के अंदर, किसी भी लॉग फाइल के अंदर किसी भी पैटर्न को फाइंड करना है, किसी भी स्ट्रिंग को फाइंड करना है, तो वो ग्रैप से फाइंड करते हैं। तो ग्रैप लिखेंगे, आगे लिखेंगे फाइल का नाम, सॉरी, आगे लिखेंगे टेक्स्ट, कि जो फाइंड करना है। फर्ज करें मैंने इसमें यासिर को फाइंड करना, कि यासिर का टेक्स्ट इस फाइल में कहां कहां लिखा हुआ है। उसके बाद देंगे फाइल का नाम, टेस्ट। सर आप स्क्रॉल डाउन करें, नजर नहीं आ रहा। मैं तो मैडम पूरी कोशिश, फुल स्क्रीन की हुई है मैंने, अभी भी नजर हाँ। नहीं आ रहा। मुझे तो स्क्रीन नहीं आ रही, आप सब बताएं। भाई ये तो मैंने फुल स्क्रीन की हुई है। अच्छा रुके, एक सेकंड रुके, अभी नजर आ रहा है, जी अब आ रहा है। यस। आ रहा है नजर, गुड, यस। वेरी गुड। चलें जनाब, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर ग्रैप यासिर डबल कोट लगाया, यानी कि स्ट्रिंग लगाई, इस स्ट्रिंग को फाइंड करना है, किसमें फाइंड करना है, टेस्ट, सॉरी, टेस्ट1.txt के अंदर। इसने क्या किया, हाँ जी, कोई बताएगा ये क्या आउटपुट आई भाई, कोई बता दे, छोटा सा बता दे मुझे जल्दी से। ये आउटपुट ये आई कि इसने क्या किया, test1 की फाइल को ग्रैप ने क्या किया, ग्रैप ने इस पूरी फाइल को रीड किया, किसको रीड किया, test1 को, लाइन बाय लाइन। अगर मैं test1 को आपको पूरा प्रिंट करके दिखाऊं, तो ग्रैप की कमांड ने क्या किया, लाइन बाय लाइन इस पूरी फाइल को रीड किया, उसमें देखा कहां कहां पे यासिर का नाम आ रहा है, यासिर का नाम आ रहा है एक इस लाइन पे, ये लाइन, यहां से इसको पिक किया, दिखा दिया भाई, इस लाइन पे पिक किया, ये पूरी लाइन प्रिंट कर दी।
दूसरा में यासिर अली का, यासिर का नाम और कहाँ आ रहा है, ये यासिर अली वाली लाइन पे भी आ रहा है, तो उसने ये पूरी लाइन प्रिंट, जहां जहां जिस जिस लाइन पर उसको यासिर का पैटर्न मिलेगा वो उसको प्रिंट कर दे। अब बहुत इंपॉर्टेंट यूटिलिटी है ये ग्रैप की, ये याद रखिए, इसको छोटा मत समझिए, ये पूरी एक इसमें पीएचडी होता है, सिर्फ एक कमांड के ऊपर पीएचडी होता है ग्रैप के ऊपर, इतना स्ट्रॉन्ग इसका एल्गोरिथम लिखा हुआ है। इस कमांड की यूटिलाइजेशन पूरी लॉग एनालिटिक्स के अंदर है, एआई के अंदर है, जनरेटिव एआई के अंदर है, साइबर सिक्योरिटी के अंदर एक्सटेंसिवली यूज होती है कमांड। अगर फर्ज करें आपको एक सिक्योरिटी लॉग दे दी जाए जिसका साइज तकरीबन 2 GB से ऊपर हो, और उसमें ये कहा जाए कि स्पेसिफिक थ्रेट पैटर्न है जिसको आपने देखना है, एक आईपी है, अब मैं देखें बता रहा हूं कैसे करते हैं। एक आईपी उसका नाम है 192.168.99.21, लेट्स से। हमें ये पता चला थ्रेट इंटेलिजेंस कि ये चीज जो है, इस आईपी को देखें कि भाई ये आईपी जो है ना, आपके नेटवर्क में या आपकी वेबसाइट को बहुत ज्यादा एक्सेस कर रहा है, ये फ्लडिंग कर रहा है आपकी वेबसाइट पे, कोई ऐसी एबनॉर्मल एक्टिविटी इस आईपी से हो रही है जिसकी वजह से आपकी ये वेबसाइट डाउन हो रही है, स्लो हो गई है बहुत ज्यादा, या तो इस आईपी से रिक्वेस्ट जनरेट हो रही है बार बार, ये कोई फॉर्म सबमिट कर रहा है, यानी कोई ना कोई ऐसा लूप होल है आपकी वेबसाइट का जिसकी वजह से ये वेबसाइट बहुत, ये आईपी जो है ना, ये जो भी पर्सन है ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। आपने जब अपनी वेबसाइट की लॉग्स चेक की तो चेक किया कि भाई ये आईपी तकरीबन 1 लाख मरतबा आया हुआ है 1 घंटे के अंदर। आपके कान वहीं खड़े हो जाने चाहिए भाई, 1 घंटे में 1 लाख रिक्वेस्टें की, ये ह्यूमन का बिहेवियर नहीं हो सकता। ये तो फिर कोई ना कोई रिबोटिक प्रोसेस है जो चल रहा है, कोई आरपीए चल रहा है पीछे, रिबोटिक और प्रोसेस ऑटोमेशन चल रही है, या वो जो हमने वो जेपीयर के थ्रू कोई कॉन्फ़िगर किया है, कोई मिसकॉन्फ़िगर हो गया हमसे, वो लूप चल पड़ा इनडेफिनेट और धड़ाधड़ रिक्वेस्टें भेजा जा रहा है वो। तो हम फौरन क्या करेंगे, इस आईपी को ट्रैक करेंगे। कैसे ट्रैक करेंगे, ग्रैप से। ग्रैप, सपोज कर ले मैं जो नाम लिख रहा हूँ ये मेरा नाम है, ये आईपी है, सपोज कर ले मेरा नाम मेरा आईपी है, फर्ज कर test1 पाइप साइन लगाऊंगा WC-L। क्या किया इसने, बताया मुझे, इसने मुझे बता दिया नंबर ऑफ अकरेंसेस कितनी है इसकी, बता दी 2 है इसकी अकरेंसेस इस फाइल के अंदर। WC का मतलब होता है वर्ड काउंट, पाइप का साइन का मैं अभी आपको बताऊंगा मतलब क्या होता है। WC का मतलब क्या होता है, व्हाट इज WC, वर्ड काउंट। ये वर्ड या ये पैटर्न इस फाइल में कितनी दफा आया है, 2 दफा है। फर्ज करें अगर मेरे पास ये काउंट 1 लाख मरतबा आ जाता, आपका क्या रिस्पॉन्स होता है, हाँ जी बताएं भाई, कोई है। अभी मैंने जो थोड़ा बहुत आप लोगों को समझाया है, आप क्या समझेंगे, ये कौन कौन हो सकता है भाई, क्या कर रहा है ये हमारी वेबसाइट पर। हमने जो नेक्स्ट जेएस की वेबसाइट बनाई है और उसकी इतनी मार्केटिंग की है, तो उस पे तो ये 1 लाख मरतबा रिक्वेस्ट आ गई, हमारी साइट साइट तो डाउन हो रही है, और यही आईपी जो सबसे ज्यादा एक्सेस कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, व्हाट यू विल डू, भाई इस आईपी को ब्लॉक करेंगे यार। लेकिन ये जो आईपी आपने पता किया, ये कैसे पता किया, ये पैटर्न कैसे निकाला, ये आपने ग्रैप की कमांड से निकाला। अब तो अब आपको फायदा समझ में आया। ग्रैप की कमांड का होता क्या है कि आपके पास यहाँ पर एक बन रही होती है वेब सर्वर की एक्सेस लॉग, क्या होती है, एक एक्सेस डॉट लॉग होती है, टच कर देता हूँ मैं आपको समझाने के लिए। तो जब आप एक्सेस डॉट लॉग करेंगे तो आपके पास क्या आएगा भाई, ये आपके पास ये एक्सेस लॉग बन रही है, ठीक है, ये एक्सेस लॉग बन रही है, यानी कि जो भी मेरी वेबसाइट को एक्सेस करेगा उसका आईपी एड्रेस यहाँ पर आ रहा होगा इस एक्सेस लॉग के अंदर। अगर कोई आईपी या कोई सर्टेन पर्सन मेरी वेबसाइट को 1 लाख मरतबा 2 लाख मरतबा एक्सेस कर रहा है, तो भाई इसका मतलब है इस एक्सेस लॉग के अंदर उसकी एंट्री आ रही होंगी ना। मैं क्या करूंगा, मैं आऊंगा लिनक्स के सर्वर पे, एक्सेस लॉग को देखूंगा, हाँ यार एक्सेस लॉग में तो बहुत ज्यादा एंट्रीज आ रही है, मैं क्या करूंगा, टाइप करूंगा ग्रैप की कमांड, ग्रैप, सपोज करें ये आईपी है, अभी मैं आईपी ले लेता हूँ, लेट्स से, हाँ चलिए ये पैटर्न है, इसको मैंने सर्च किया और एक्सेस लॉग डॉट लॉग के अंदर मैं देख रहा हूँ, सपोज करें एक्सेस लॉग, ठीक है, और इसमें पाइप साइन लगा के WC लगाया, वर्ड काउंट यानी कि नंबर ऑफ अकरेंसेस बताएगा, -L से लिस्ट दे देगा, अभी 0 है क्योंकि एक्सेस लॉग के अंदर तो मैंने एंट्री डाली ही नहीं है ना कोई अभी। लेट्स से मैं इसमें अगर एंट्री डाल देता हूँ, इसको VI करते हैं, एक्सेस लॉग, स्किप साइन प्रेस,
कोई सवाल किसी का है तो पूछे, जब तक मैं फाइल बना रहा हूँ, पूछें पूछें। ये सब समझाएंगे आपको, ये आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं, ये नेटवर्किंग क्या होती है, ये सब पार्ट है इस कोर्स का, फंडामेंटल्स का, ये सब समझ में आएगा। ये मैं कैसे लिख रहा हूँ सारी चीजें, घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ आईपी एड्रेसेस मैंने लिखे हैं एक्सेस लॉग, ठीक है। अब मैंने काउंट करना है कि भाई इसमें कौन से आईपी हैं जो सबसे ज्यादा हैं। मैंने किया किया पैटर्न देखा, ग्रैब, मुझे पता चल गया कि यार ये आईपी जो है ना बहुत ज्यादा है। मैं नंबर ऑफ अकरेंसेस काउंट करना चाह रहा हूँ इसकी। 3 दफा आ रहा है, ये तो प्रिंट हो गया ना। अब मैं सिर्फ वर्ड काउंट में चेक करना चाह रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी, WC-L। कितनी आई है फ्रीक्वेंसी? 3 आई है। अगर ये मैं थ्रेशोल्ड बना लूं अपना बेंचमार्क, कि भाई अगर लेट से एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो है वो अगर बहुत ज्यादा भी मेरी वेबसाइट पे, ई कॉमर्स की वेबसाइट है यार, 4 प्रोडक्ट ले लेगा, 5 प्रोडक्ट ले लेगा, 6 10 प्रोडक्ट ले लेगा, 20 प्रोडक्ट ले लेगा, क्या कोई आईपी एड्रेस मेरी ई कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट से 200 प्रोडक्ट्स ले सकता है, 50,000 प्रोडक्ट ले सकता है? नहीं ले सकता यार। ये कॉमन, ये नॉर्मल यूटिलाइजेशन नहीं है, ये तो एक इरेगुलर यूटिलाइजेशन लग रहा है मुझे। देन मैं फिर क्या करूंगा, उस आईपी को ब्लॉक कर लेंगे, उसको चेक कर लेंगे भाई क्या है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट पे अगर कोई फ्लडिंग हो रही है या फिर कोई बहुत ज्यादा एक्सेस हो रहा है तो उसको आप रोक सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये पैटर्न आपने आइडेंटिफाई कैसे किए, किस कमांड ने आपको ये फैसिलिटी दी है? ग्रेप ने, ठीक है। तो ये बहुत पावरफुल कमांड है ग्रेप लिनक्स की, और बहुत यूटिलाइज होती है पैटर्न मैचिंग के लिए, स्ट्रिंग पैटर्न मैचिंग के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा होती है, डॉक्यूमेंट्स की क्लासिफिकेशन में बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन होती है। कोई अगर आपके पास 100 GB की लॉग फाइल है, उसके अंदर अगर सर्च करना है आपने, तो 100 GB की लॉग फाइल को सर्च कैसे करेंगे, उसके अंदर किसी पैटर्न को, स्पेसिफिक स्ट्रिंग को कैसे फाइंड करेंगे, वो ग्रैब कर सकते हैं। समझ आया आप लोगों को? यहाँ पे मैं इसको रोकता हूँ, यहाँ पे हम रुकते हैं। आज हमने फाइल सिस्टम्स पढ़े, फाइल सिस्टम्स क्या होते हैं ये हमने देखे, फाइल सिस्टम का क्या रोल होता है ये हमने देखा। हमने ये देखा कि फाइल सिस्टम्स के साइज को, डिस्क की फॉर्मेशन को लिनक्स में कैसे देखते हैं, डीएफ की कमांड से देखते हैं। हमने ये देखा कि भाई अगर आपने मेमोरी को देखना है कि आपके आपके लिनक्स के सिस्टम में मेमोरी कितनी इंस्टॉल है, तो फ्री स्पेस -m की कमांड से क्या होगा, एमबी के अंदर आपको मेमोरी इंस्टॉल दिखा देगा। टोटल मेमोरी 973 MB का मतलब है तकरीबन 1 GB मेमोरी इंस्टॉल हुई है। उसमें से यूज कितनी हुई है, 44 MB यूज हुई है, फ्री कितनी है, 871 है। तो 973 में से माइनस कर देंगे 44 को, तो आपके पास जो रिमेनिंग मेमोरी होगी वो फ्री मेमोरी कहलाएगी। फिर हमने ये देखा कि भाई हम जो लिस्ट है वो कैसे लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, जिस पाथ पे हम खड़े हैं वो कैसे चेक करते हैं, PWD प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी से हम चेक कर लेते हैं किस पाथ पे खड़े हैं, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी से। फिर हमने देखा कि एम्प्टी फाइल कैसे बनाते हैं, टच से, TOUCH, टच s2.txt। कोई भी हमें फाइल बनानी हो हम लिनक्स में बना सकते हैं वाया यूजिंग एम्प्टी फाइल। तो ls-lrt से हमारे पास क्या आएगा, लिस्ट आ जाएगी, जिस डायरेक्टरी में भी खड़े हैं वहां की लिस्ट आ गई। फिर हमने ये देखा कि भाई मोर किस लिए यूज होता है, मोर यूज होता है भाई आप फाइल को रीड करना चाहते हैं, किसी भी फाइल के कंटेंट को रीड करने के लिए .txt, आपने मोर को यूज कर लिया। फिर आपने ये देखा भाई कि कैट से भी क्या होता है, मोर और कैट दोनों क्या करते हैं, फाइल को रीड करने के लिए यूज होते हैं, test.txt, ठीक है, यूज करते हैं इस तरह से फाइल को। फिर आपने ये देखा कि यार ग्रैप की कमांड क्या करती है, किसी भी स्ट्रिंग को फाइंड करने के लिए किसी भी फाइल के अंदर हम यूटिलाइज करते हैं ग्रैप। आगे हम जो पैटर्न फाइंड करना चाहते हैं वो देते हैं, इसके बाद हम देंगे फाइल नेम स्पेस देकर, फाइल नेम है मेरे पास test1.txt, ठीक है। ये मेरे पास स्ट्रिंग पैटर्न प्रिंट हो गया 2 दफा। अगर मैं फर्ज करें स्ट्रिंग के अकरेंसेस मालूम करना चाहता हूँ कि नंबर ऑफ अकरेंसेस कितने इस फाइल के अंदर, कि ये नॉर्मलाइज स्ट्रिंग है कि नहीं है, कोई पाइप साइन लगाएंगे। पाइप साइन क्या करता है, आप एक कमांड की इनपुट को दूसरी कमांड की आउटपुट, यानी सॉरी, एक कमांड की आउटपुट को, यानी ग्रैप यासिर test1 की जो आउटपुट होगी वो क्या होगी, यासिर और यासिर अली होगी ना, इसको नेक्स्ट कमांड की इनपुट बना देता है, 2 कमांड्स को कनेक्ट कर देता है। ये पाइप साइन से कनेक्ट करते हैं। जैसे आप नोड का स्क्रिप्ट नहीं चलाते वो एक साथ ही आप लिखते हैं ना, TSC और नोड को एक साथ वो एम% लगाकर कनेक्ट कर देते हैं ना पाइप साइन विंडोज में लगाकर, ताकि वो कंपाइलेशन और रनिंग एक साथ हो जाती है। तो इसी तरह से लिनक्स के अंदर पाइप साइन से 2 कमांड्स को कनेक्ट करते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो भी प्रीवियस पहली कमांड की
आउटपुट होगी वो नेक्स्ट कमांड की क्या बन जाएगी, इनपुट बन जाएगी। तो ग्रेप यासिर test1.txt की जो आउटपुट होगी वो wc की क्या बन जाएगी, इनपुट बन जाएगी। तो wc माइनस एल करूंगा उस पर, तो कितना है, यासिर की एंट्री 2 दफा आई थी तो यहाँ पर 2 प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये हमने सीखा, ग्रेप को सीखा, टेक्स्ट को सीखा, कैट को सीखा, डीएफ क्या करती है ये हमें पता चला, फाइल सिस्टम लिनक्स में क्या होता है ये पता चल गया हमें। तो ये हमने देख लिया। और इसमें फाइल को एडिट करने के लिए वी को यूज करते हैं। वी आगे कोई भी फाइल नेम दे दें, text2.txt दे दें, कोई भी नाम दे दें फाइल का, abc.txt, जो अगर फाइल नहीं अगर बनी होगी तो क्रिएट कर देगा और उसके अंदर फिर जो भी राइट करना चाहे राइट कर सकते हैं। ठीक है, और उसको सेव करने के लिए क्या करेंगे, एस्केप प्रेस करेंगे, कोलन शिफ्ट करके WQ का मतलब है राइट एंड क्विट, बाहर आ गया, ls-lrt दोबारा किया तो क्या हो गया आपके पास, abc.txt नीचे सबसे प्रिंट हो गया। और आगे आपके क्या आ रही है, डेट ऑफ मॉडिफिकेशन आ रही है, टाइम ऑफ मॉडिफिकेशन आ रहा है, डेट ऑफ मॉडिफिकेशन आ रहा है, आपको पता चल रहा है ये फाइल कब मॉडिफाई हुई है। आगे मैंने फिर आपको परमिशन के लिए बताया, इंशाल्लाह परमिशंस को मैं नेक्स्ट क्लास में कवर कर लूंगा। तो स्टूडेंट लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फंक्शंस। फंक्शंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, उसको कॉल कैसे करते हैं, उसकी बॉडी को हम कैसे लिखते हैं, ये सब चीज़ें हमने देख ली थी। तो पहले हम थोड़ा सा एक रिवीजन कर लेते हैं। फंक्शन डिफाइन करने के लिए हमें डिफाइन df का जो कीवर्ड है वो यूज करना होता है, फिर हमें एक फंक्शन नेम देना होता है, फिर हम पैरेंथेसिस लगाते हैं, पैरेंथेसिस में हम आर्गुमेंट्स पास करते हैं। आर्गुमेंट्स वो वैल्यूज होती हैं जिसको फंक्शन के अंदर पास करके हम उसके ऊपर कोई प्रोसेस कराते हैं और फिर हमें वो आउटपुट दे देता है, या जो भी हमें लॉजिक लगानी होती है वो हम उसकी बॉडी में लगा देते हैं। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया है, जरा मैं इसको टाइप कर लूँ। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आपको उसको समझाने की कोशिश करती हूँ। एक सिंपल सा फंक्शन है जिसमें मैं एक, इस फंक्शन का मैंने नाम दिया है टोटल। इसमें मैंने 2 इनपुट आर्गुमेंट्स लिए हैं। इसमें एक आर्गुमेंट num1 है और एक आर्गुमेंट num2 है। फंक्शन बॉडी में मैं चाह रही हूँ कि जो 2 नंबर इनपुट आर्गुमेंट्स मैं दे रही हूँ मुझे इसका आउटपुट मिल जाए। तो अब हमें फंक्शन को कॉल कराना पड़ेगा फंक्शन को एग्जीक्यूट कराने के लिए। तो फंक्शन को हम कॉल करा रहे हैं। जब फंक्शन मैंने कॉल कराया तो मैं वैल्यूज इनपुट कर दूंगी यहाँ पे। यहाँ पे जब हम फंक्शन डिफाइन करते वक्त जो आर्गुमेंट्स देते हैं ना, हम उन्हें पैरामीटर्स देते हैं। फंक्शन कॉल करते वक्त जो हम इनपुट वैल्यूज लिख रहे होते हैं फंक्शन के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर, इनको हम आर्गुमेंट्स कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे फंक्शन कॉल तो कर लिया। अब मैं ये चेक करती हूँ कि मेरे पास कोई आउटपुट आया या नहीं आया। मेरे पास कोई आउटपुट नहीं आया। यहाँ पे देखें जो ऊपर वैल्यूज हैं वो पहले से मैंने रन की थी। यहाँ पे मेरे पास कोई आउटपुट नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने डिस्प्ले तो कराया ही नहीं था। तो मैं डिस्प्ले करा देती हूँ। अब मैं इसको दोबारा रन करती हूँ तो मेरे पास फिर कोई एरर आ गया है। एक सेकेंड मी चेक। मैंने कॉल, अच्छा यहाँ पे देखिए जब मैं कॉल कर रही हूँ प्रिंट में तो मैं उसको इस तरह नहीं कॉल कर सकती। मुझे प्रिंट के अंदर पूरा फंक्शन नेम को डिफाइन करके इसकी वैल्यूज भी देनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए मेरे पास आउटपुट आ गया 5, क्योंकि मैंने एक 2 वैल्यूज इसमें इनपुट कराई थी। num1 में 2 चला गया और num2 में 3 चला गया। आउटपुट मुझे इसने रिटर्न कर दिया। ये तो हमने पिछली क्लास में कवर कर लिया था। यहाँ पे हमारे पास आप ये बात नोट करें कि जो फंक्शन के अंदर जब मैं उसे कॉल करा रही हूँ और उसको डिफाइन कर रही हूँ तो मैंने इनपुट आर्गुमेंट की जो वैल्यू है वो बताई हुई है कि भाई इस फंक्शन को 2 ही इनपुट आर्गुमेंट्स मिलेंगे। अब अगर इनमें से इस फंक्शन को मैं इनपुट आर्गुमेंट ना दूं तो क्या ये चलेगा? ये नहीं चलेगा। मुझे ये एरर शो कर देगा कि आपने इसको इनपुट आर्गुमेंट नहीं दिए। यहाँ पे देखें ये एरर आ रहा है कि इनपुट आर्गुमेंट रिक्वायर्ड थे। तो कभी कभी तो हमारे पास ऐसे सिनेरियो भी हो सकता है कि मुझे फंक्शन तो मैंने बना लिया लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इनपुट आर्गुमेंट मुझे देने कितने हैं। तो इस सिनेरियो को हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। जब हमें ये नहीं पता होता है कि हमें कितने इनपुट्स देने हैं ना, तो हमारे पाइथन एक तरीका देता है जिसके जरिए हम ये काम करवा सकते हैं। और वो तरीका ये है कि हम पहले फंक्शन को डिफाइन करना शुरू करते हैं। मैंने फंक्शन नेम बता दिया। अब यहाँ पे जो इनपुट आर्गुमेंट है, पहले आपने देखा होगा मैंने 2 इनपुट आर्गुमेंट दिए थे num1 और num2, लेकिन मैं कह रही हूँ आपको कि अब तो मुझे ये पता ही नहीं है कि मैं इस फंक्शन को कॉल करते वक्त कितने आर्गुमेंट्स दूंगी। तो इसको हम कहते हैं आर्बिट्ररी आर्गुमेंट। इसको लिखने का तरीका ये होता है कि आपको पैरेंथेसिस के अंदर
स्टेरिक का साइन यूज करना है, और उसके बाद आप ARGS भी लिख सकते हैं। ARGS देना कोई जरूरी नहीं है, हम इसमें कोई भी वर्ड लिख सकते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि ये आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट है। इस आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट को यूज करने का फायदा क्या है कि जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये कितने इनपुट्स लेगा। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे मेरे पास इनपुट की वैल्यू पहले से डिफाइन नहीं है, तो मैं इस तरह से यहाँ पे रिटर्न नहीं कर सकती कि दो इनपुट्स आएंगे, num1 ले लो num2 दोनों को ऐड करके रिटर्न कर दो। मेरे पास तो मुझे पता ही नहीं है मैं कितने इसको फंक्शन को कॉल करते वक्त इनपुट दूंगी। तो मैंने यहाँ पे ना सम करवाने के लिए पाइथन का एक इनबिल्ट फंक्शन यूज कर लिया है। इस इनबिल्ट फंक्शन से जब भी मैं इसको कॉल कराऊंगी, सो जो वैल्यू मैं इनपुट करूंगी वो मुझे आउटपुट पे शो कर देगा। अब देखिए यहाँ पे मैं डिफरेंट नंबर ऑफ वैल्यूज इनपुट कर रही हूँ, इसमें मुझे ये कोई एरर नहीं शो कर रहा, ये एक्सेप्ट कर रहा है। इसको ये कैसे पता चला कि मैं कभी रैंडम वैल्यूज दे रही हूँ? वो इसको इस तरह से पता चल रहा है कि मैं आर्बिट्ररी आर्गुमेंट का इस्तेमाल कर रही हूँ फंक्शन डिफाइन करते वक्त। अब मैं जरा इसको रन करके दिखाती हूँ। अब देखिए मेरे पास रिजल्ट आ रहा है 9। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ प्रिंट भी करा के दिखा देती हूँ आपको। सम इज, अब दोबारा से मैं रन कर रही हूँ इस प्रोग्राम को। तो यहाँ पे मैंने फिर गलती कर दी, कॉमा का इस्तेमाल नहीं किया। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या शो रहा है, सम इज 9। एक दफा और इस फंक्शन को हम प्रिंट करते हैं, इसमें अब हम बहुत सारी वैल्यूज डाल देते हैं। फंक्शन मैंने कॉल किया, अब देखिए मैंने एक और वैल्यू इसमें डाल दी है। पहले मैंने 2 3 4 डाली थी, अब मैं 2 3 4 5 चार वैल्यूज इनपुट ले रही हूँ, और ये मेरे फंक्शन को रन करा रहा है कि कोई एरर शो नहीं कर रहा। अब देखें सम क्या आ गया, 14। तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, आर्बिट्ररी आर्गुमेंट्स लेना। और ये कब यूज करते हैं, जब हमें ये नहीं पता होता कि जब हम फंक्शन को कॉल कराएंगे, उस कॉल कराते वक्त हम उसको कितनी इनपुट्स प्रोवाइड करेंगे। तो आर्बिट्ररी आर्गुमेंट्स में आप उसमें जितनी भी वैल्यूज देते जाएंगे वो उसको समझता जाएगा कि मेरे पास इनपुट आ रहा है, फिर मुझे उसको प्रोसेस कराना है। मैम फरियाद आप पूछ लें, स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर है इस कॉन्सेप्ट में? कोई उनको क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी स्टूडेंट्स आप लोग बता दीजिए, आप लोग क्लियर है यहाँ तक? जी जी, सब सब कह रहे क्लियर है। ओके, इस कोड को मैं जरा कमेंट कर देती हूँ। ये तो हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक था, आर्बिट्री आर्गुमेंट्स। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक जो हमें कवर करना है वो डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स है। डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या होता है, जब हम फंक्शन कॉल करते हैं ना, तो यहाँ पे मैंने एक उसका कोड लिखा हुआ है। जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तो आर्गुमेंट की वैल्यू हम कॉल करते वक्त ही प्रोवाइड कर देते हैं। ये एक आर्गुमेंट यहाँ पे मैंने पैरामीटर दिया, इसकी वैल्यू मैं यहीं पे दे दूंगी। ठीक है, अब मैं फंक्शन बॉडी में आ जाऊंगी। फंक्शन बॉडी में लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि इंडेंटेशन करना बहुत जरूरी है। इसी इंडेंटेशन से पाइथन को पता चलता है कि फंक्शन का की बॉडी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, उसको जब फंक्शन कॉल किया जाएगा तो क्या चीज रन करना है। ओके, अच्छा देखिए यहाँ पे मैं फिर से समझाती हूँ। मैंने एक फंक्शन बनाया इन्फो के नाम से। ठीक है, डीएफ का मैंने कीवर्ड यूज किया, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन का नाम दे दिया इन्फो। अब पेरेंथेसिस में मैंने एक आर्गुमेंट प्रोवाइड किया है कंट्री। आर्गुमेंट को जब मैंने डिफाइन किया तो उसी के साथ उसकी वैल्यू भी उसको उसी वक्त प्रोवाइड कर दी। तो ये चीज क्या कहलाती है, डिफॉल्ट आर्गुमेंट पास करना फंक्शन को। अब अगर मैं फंक्शन को कॉल करूंगी ना, तो मैं दो तरीकों से इसको फंक्शन को कॉल कर सकती हूँ। एक, जब मैं उसे कॉल करूँ तो मैं कोई इनपुट वैल्यू नहीं दूँ, और एक तरीका जब मैं इसको कॉल करूँ तो मैं इसको कोई इनपुट वैल्यू भी प्रोवाइड कर दूँ। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करके दिखाती हूँ आपको।
अब देखिए यहाँ पे मैंने इन्फो का एक फंक्शन बनाया था। इस फंक्शन को मैंने 2 दफा कॉल किया। एक दफा मैंने कॉल किया तो मैंने इसमें जो डिफॉल्ट वैल्यू है ना, उसी वैल्यू को मैंने इस्तेमाल कर लिया। मैंने फंक्शन को कॉल करते वक्त कोई पैरामीटर की वैल्यू प्रोवाइड नहीं की। और दूसरी टाइम पे जब मैंने इस फंक्शन को कॉल किया तो मैंने एक इनपुट वैल्यू उसके साथ दे दी, क्योंकि मैंने डिफाइन तो किया हुआ था कि भाई इसको एक आर्गुमेंट मिलेगा। उसकी अगर डिफॉल्ट वैल्यू दे देंगे तो वो उसको इस्तेमाल कर लेगा, वरना अगर आप खुद से कोई एक्सप्लिसिट वैल्यू प्रोवाइड करेंगे तो वो उसको यूज कर लेगा। ये हमारा आज। अच्छा, हाँ इसमें 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 एक चीज ये है कि देखें, अगर फर्ज करें आप पैरामीटर को, जब फंक्शन को कॉल कर रहे हैं उस वक्त आप कोई पैरामीटर दे ही नहीं रहे, या उसकी कोई वैल्यू ही नहीं दे रहे उस पैरामीटर की, तो फिर उसकी डिफॉल्ट वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएगी। जो भी डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो एक्सेप्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप जी सर। उसकी कोई वैल्यू स्पेसिफाई कर रहे हैं तो फिर वो वैल्यू जो आपने स्पेसिफाई की है वो यूटिलाइज हो जाएगी। तो उसका फायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता। सम ऐसा होता है ना कि हम कहते हैं कि भाई अगर कुछ भी वैल्यू ना दें तो फिर डिफॉल्ट ये एक्सेप्ट कर लीजिएगा। तो ये इसका एक बड़ा बेनिफिट है। यहाँ तक सही है। अगर आपको ठीक है समझ मैडम। आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें करना है वो नेम आर्गुमेंट्स है। अच्छा, इसमें हम एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। मैं टोटल ही वाला फंक्शन दोबारा बना देती हूँ, अभी मुझे फंक्शन के नेम समझ नहीं आ रहे। ओके, नंबर 1। अच्छा देखिए यहाँ पे जो है ना, की वैल्यू पेयर के फॉर्म में ना मैं यहाँ पे इनपुट दे सकती हूँ। यहाँ पे मैंने डिफॉल्ट वैल्यू दी है। अगर मैं डिफॉल्ट को थोड़ी देर के लिए हटा दूँ, असल में की वैल्यू पेयर देने का नहीं मत। नहीं नहीं नहीं, दे भी दें मैडम, अगर आप की यहाँ पे वैल्यू। मेरे पास नेम हम्म। अली प्रिंट हो रहा है और एज में 5 प्रिंट हो रहा है। अगर हम इस फंक्शन को ना रिवाइज कर लेते हैं, नेम वैल्यू, इस फंक्शन को कहते हैं नेम्ड आर्गुमेंट्स। यहाँ पे देखिए हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, इसमें हमने फंक्शन के अंदर 2 आर्गुमेंट्स दिए, उनकी डिफॉल्ट वैल्यूज भी मैंने सेट करी भी है। और फंक्शन की बॉडी में मैं उन डिफॉल्ट उस वैल्यूज को प्रिंट करा रही हूँ। अब जब मैंने इसको कॉल किया है ना लाइन नंबर 52 में, तो देखिए जो अभी सर ने बताया भी आप लोगों को कि वैल्यू पेयर देने से ना आपका जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता। अगर मैं यहाँ पे की वैल्यू पेयर नहीं देती, जैसे कि मैं यहाँ पे ये हटा दूं थोड़ी देर के लिए ना, तो मेरे पास 2 आर्गुमेंट है। अब आर्गुमेंट में क्या वैल्यू, नेम यहाँ पे एक है वैल्यू, एक आर्गुमेंट नेम है और एक आर्गुमेंट मेरे पास एज है। और जब मैं इसको कॉल कर रही हूँ ना, तो मैं उस जो ऑर्डर है ना मैंने उसको चेंज कर दिया, तब भी ये फंक्शन हमारा चलेगा। इसको एक दफा रन करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आउटपुट आ रहा है अली और एज उसकी आ रही है 5। तो बेसिकली की वैल्यू पेयर जो है ना, ये हमें जरूरी नहीं है कि हम फंक्शन के सिग्नेचर में ही डिफाइन करें। यहाँ पे मैंने सिंपल एक आर्गुमेंट तो बता दिया कि भाई फंक्शन को ये वैल्यू रिसीव हो जाएंगी, और बॉडी में मैंने उसको प्रिंट करा दिया। अब जब इसको कॉल करने का वक्त आता है ना, तो नॉर्मली जो हमने देखा था ऊपर, जो हमने प्रोग्राम बनाया था नम 1 नम 2, जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो नम 1 में ही जाएगी और सेकंड वैल्यू जो होगी वो नम 2 में ही जाएगी। लेकिन अगर मैं कॉल करते वक्त स्पेसिफाई कर दूं कि कौन सी वेरिएबल में भाई कौन सी वैल्यू डालनी है, वो मैं की वैल्यू पेयर में दे रही हूँ। यहाँ पे देखें एज इक्वल टू 5। हालांकि यहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन में मैंने एज सेकंड वेरिएबल डिफाइन किया हुआ था, लेकिन कॉल करते वक्त मैंने उसको पहले पास कर दिया, तो इससे कोई एरर नहीं आएगा। सर मैं ये सही कह रही हूँ? ये बिल्कुल सही कह रही हैं, और इसका ये पता है बहुत बड़ा बेनिफिट है। बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि भाई आप जो है ना, आपको जो पैरामीटर्स आपने पास करने, जैसे शो के फंक्शन में नेम और एज पास करना है, अभी तो ये 2 पैरामीटर्स हैं। फर्ज करें यहाँ पर 10 पैरामीटर होते हैं इस फंक्शन में, तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है कि मुझे किस पैरामीटर को किस ऑर्डर में पास करना है। आपको बस उस पैरामीटर का नाम याद होना चाहिए, आप उसकी वैल्यू पास कर दें, चाहे उसका कोई भी ऑर्डर हो। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। लेकिन ये उस वक्त बेनिफिट है कि जब आपके नंबर ऑफ पैरामीटर ज्यादा हैं। अभी तो ये नंबर ऑफ पैरामीटर बहुत कम है ना। तो ये फायदा होता है जब आप नेम्ड आर्गुमेंट के थ्रू आप किसी भी ऑर्डर में पैरामीटर्स की वैल्यूज को एज अ आर्गुमेंट पास कर सकते। गुड, वेरी गुड। आज अच्छा समझ आया अब कि हम। या नहीं, इसको क्लैरिटी और चाहिए? स्टूडेंट से पूछ लेते हैं एक दफा। जी सर। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना आगे चल के जो हम पढ़ेंगे है वो कलेक्शन डेटा टाइप्स। अच्छा देखिए, जो हमारी पाइथन जब हमने सीरीज स्टार्ट की थी तो हमने बताया था आप लोगों को कि हम वेरिएबल बनाते हैं, उस वेरिएबल में हम वैल्यू स्टोर करा देते हैं।
अब यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया, मैंने उसमें एक वैल्यू स्टोर करा दी। अगर मुझे एक और इंसान का नेम स्टोर कराना होगा तो मुझे दूसरी वेरिएबल का नेम लिख कर फिर उसमें वैल्यू स्टोर कराना होगा। हाँ, मैं फिर से आपको रिवाइज कराती हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया नेम, उसमें मैंने एक वैल्यू स्टोर करवा ली अली। एक और वेरिएबल, अगर एक वैल्यू तो मैंने स्टोर करा ली, लेकिन ऐसा अब मुझे 5 6 10 बंदों का नाम स्टोर कराना है, तो मैं क्या यही प्रोसेस करती जाऊंगी कि नेम डिफाइन करूंगी, एक वेरिएबल नेम डिफाइन करूंगी और उसमें वैल्यू असाइन करती जाऊंगी। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा कोड जो है ना काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, उस कोड को मुझे मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, फिर एरर फाइंड करना, ये सारी चीजें हमारे लिए कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी। तो इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए ना पाइथन ने हमें कलेक्शन डेटा टाइप्स दिए हैं। इन कलेक्शन डेटा टाइप्स को यूज करते हुए हम ये जो प्रॉब्लम हमें फेस होती है कि अगर हमें मल्टीपल डेटा को कहीं स्टोर कराना है तो हमें अलग अलग वेरिएबल नेम डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, हम एक वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करा सकते हैं। और वो हमारा किस तरीके से पॉसिबल होता है कि हम यूज करेंगे कलेक्शन डेटा टाइप्स को। जी सर, आप इसमें कुछ बताएं। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखें, अगर आपके पास क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट्स हैं, तो क्या आप 50 नेम के वेरिएबल बनाएंगे? नेम 1, नेम 2, नेम 3, नेम 4, नेम 5, नेम 6, नेम 8, नेम और अप टू 50, ये करेंगे आप? ये तो बहुत ही पुअरली प्रैक्टिस है, बहुत पुअर प्रैक्टिस है कि इस तरीके से आप करें। तो फिर आप उसको क्या करते हैं, जर्नलाइज करते हैं, उसको एरे की फॉर्म में लिख लेते हैं। यही करते हैं ना, आप स्टूडेंट्स की एक एरे बनाते हैं। तो पाइथन में जो स्टूडेंट्स की एरे हम बना रहे हैं उसको कलेक्शन डेटा टाइप लिस्ट से रिप्रेजेंट किया जाता है, कहा जाता है ये लिस्ट है। ठीक है, तो पाइथन में जो एरे बनती है, विच इज मोर लाइकली, ये जो जो ज्यादातर उसको कहा जाता है कि ये लिस्ट है और ये एरे भी कहलाती है। ठीक है, वैसे पाइथन में एरे बनाने की 2 3 तरीके और भी हैं, बट वन ऑफ देम इज लिस्ट। पहले मैं एक कोड कमेंट कर देती हूँ ताकि जब रन करूँ तो अब आप लोगों को ये ये पता होना चाहिए कि एरे हम कब बनाते हैं, जब आपके पास लिस्ट ऑफ वैल्यूज हो, आपके पास लिस्ट ऑफ मल्टीपल लिस्ट ऑफ वैल्यूज हो और उनको आपको एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट करना हो फॉर सिंप्लिसिटी। ठीक है, तो वहां पर फिर आप क्या करते हैं कि एरे बनाते हैं, जैसे नंबर ऑफ तो स्टूडेंट्स। जी। स्टूडेंट मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बना ली है, ठीक है। मैं आपको ये कोड थोड़ी देर में समझाती हूँ, लेकिन ये मैंने एक एम्प्टी लिस्ट बनाई है। पहले हम देख लेते हैं हम लिस्ट बनाते कैसे हैं। देखिए, वेरिएबल नेम लिखेंगे, असाइन ऑपरेटर यूज करेंगे और उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये मेरी एक लिस्ट तो बन गई है, ये आपको नजर आ रही है। अब मैं चेक करती हूँ कि क्या ये जो मैंने एक स्टूडेंट का जो वेरिएबल बनाया है इसकी टाइप क्या है। आपको नजर आ रहा होगा टर्मिनल पे कि ये टाइप हमें का बता फंक्शन रहा क्या है, करता है, किसी भी टाइप का फंक्शन क्या? हाँ, कि हमें ये बता रहा है कि ये जो वेरिएबल है इसकी टाइप क्या है, इसकी टाइप है लिस्ट। टाइप का फंक्शन हमें ये बिल्कुल। बताता है कि वेरिएबल में हमने किस तरह का टाइप का डेटा फंक्शन स्टोर करवाया है। सर, आपकी वॉइस थोड़ी सी कम आ रही है। एक्सक्यूज मी सर। सब आप कंटिन्यू टाइप का करें फंक्शन सर। ये बताता है कि ये जो वेरिएबल है इसकी डेटा टाइप है क्या, एग्जैक्टली। ठीक है, कंटिन्यू करें। अच्छा, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि टाइप का फंक्शन हमें हेल्प करता है ये जानने में कि हमने जो वेरिएबल डिफाइन किया है उसमें किस तरह की वैल्यू को हमने स्टोर करवाया। अब हम यहाँ पे ना इसमें इनपुट्स डाल रहे हैं, यहाँ पे हम नेम्स डाल रहे हैं स्टूडेंट्स के। जब हम लिस्ट के अंदर वैल्यूज डालते हैं ना तो हम उनको एलिमेंट्स कहते हैं, आइटम्स भी कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बना ली है, यहाँ पे मैंने इस लिस्ट के अंदर कुछ वैल्यूज डाल दी है। मैंने डाली है अहमद, अली और हारिस, ये 3 वैल्यूज मैंने डाली है। जब हमने लिस्ट बनाना सीख लिया ना तो हमें एक कॉन्सेप्ट और पता होना चाहिए कि जो लिस्ट के अंदर हम एलिमेंट को ना इंडेक्स की मदद से एक्सेस कर सकते हैं। इंडेक्स है क्या, इंडेक्स है पोजीशन, एलिमेंट की पोजीशन। और पाइथन में हमारे पास जो लिस्ट हम यूज करते हैं उसमें जीरो बेस इंडेक्सिंग यूज की जाती है। यहाँ पे मैं ऊपर आपको शो कर रही हूँ कि एक फर्स्ट एलिमेंट है जो उसकी इंडेक्स, उसका इंडेक्स क्या होगा, 0। इसी तरह ये इंक्रीज होता जाएगा, सेकेंड वाले की इंडेक्स 1, थर्ड वाले के इंडेक्स 2। इंडेक्स जो है असल में हर एलिमेंट की पोजीशन को बताता है कि हमारे पास कौन सी पोजीशन पे क्या वैल्यू मैंने स्टोर की है। ये यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बना ली है और मैंने आपको इंडेक्स भी समझा दिया है। अब मैं जरा
एक एक इंडेक्स को प्रिंट करके दिखाती हूँ कि मेरे पास वो वैल्यू एक्सेस हो रही है कि नहीं। प्रिंट का फंक्शन मैंने यूज किया, इससे मैंने अपना वेरिएबल टाइप किया। अब एक्सेस करने के लिए दोबारा मुझे क्या यूज करना होगा, स्क्वायर ब्रैकेट। इस स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैं पोजीशन दूंगी। मैंने पोजीशन या उसकी इंडेक्स पास कर दिया, वो वैल्यू 0 है। अब मैं यहाँ पे देखती हूँ कि मेरे पास आउटपुट क्या शो हो रहा है। यहाँ पे तो मेरे पास कोई एरर आ गया है, मुझे देखने दें इस एरर में क्या है। अच्छा, ये जो मैंने या इंडेक्स यहाँ पे शो किए थे ना, ये एज अ कोड रीड कर रहा है, इस वजह से ये एरर दे रहा था। तो मैं इसको दोबारा से रन करके आपको दिखाती हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने वेरी प्रिंट गुड। कराया। इसमें मैंने जो लिस्ट बयान बताई थी, यहाँ पे इस लिस्ट के फर्स्ट एलिमेंट को मैंने एक्सेस शो कैसे करेंगे हम, वो करके दिखाया। तो मेरे पास आउटपुट आ गया अहमद। इसी तरह आप सारे एलिमेंट को वन बाय वन इस तरह एक्सेस कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं इंडेक्स के जरिए लिस्ट के आइटम्स को एक्सेस करना। एक्सेस लिस्ट थ्रू इंडेक्सिंग, सही। अब यहाँ पे देखिए मैं अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे उनको एक्सेस करके दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पे रिवाइज करें, अहमद जो है इंडेक्स 0 पे है, अली जो है इंडेक्स 1 पे है, हारिस जो है वो इंडेक्स 2 पे है। इसको अब कोड को हम जरा रन करके देखते हैं। तो देखिए मेरे पास जो भी मैंने स्टूडेंट्स के नाम सेव कराए थे उनको वन बाय वन मैंने इंडेक्सिंग के मेथड के जरिए एक्सेस करके आपको शो करा दिया। अच्छा, अब तो मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बना दी। अब इस लिस्ट के अंदर मुझे कुछ और चेंजेस करने हैं, इस लिस्ट को मैनिपुलेट करना है। इस लिस्ट में मैं चाह रही हूँ जो अहमद है उसकी जगह मैं कोई और नाम सेव करवा दूँ। तो ये भी मैं पहले क्या करूंगी, उस पोजीशन को टारगेट करूंगी। उस पोजीशन को टारगेट करने के लिए मैंने देखे वही दोबारा से स्टूडेंट वेरिएबल का नाम लिखा, और टारगेट जो मुझे अहमद करना है, सॉरी अहमद का जो इंडेक्स है वो यहाँ पे 0 है। और मैंने कर्ली स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये इंडेक्स पास कर दिया, तो मेरे पास वैल्यू टारगेट हो गई। इसमें मुझे नई वैल्यू असाइन करानी है। तो मैं यहाँ पे एक नए स्टूडेंट का नाम एंटर मैंने मैडम करा किसी दिया। अब मैं इसको मैडम प्रिंट किसी करा। गर्ल का नाम भी रख लें, सारे सारे लड़कों के नाम रख लिया आपने, कोई एक लड़का भी नहीं है यहाँ पर, सारे माशाल्लाह सारी खवातीन बैठी हुई हैं। सर एक्चुअली में ना मेरे भाई हैं, मेरी बहन नहीं है। अच्छा अच्छा, चले सही है, फिर सही है। नहीं नहीं, फिर सही है, फिर ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स के जो नाम में जो मैंने चेंज इन कराई थी, चेंज करवाया था नाम को, तो वहाँ पे अहमद की जगह मैंने एक नया अच्छा नाम अच्छा, चेंज करवा दिया। यहाँ पे वैल्यू उसकी चेंज हो गई। तो पोजीशन सही। 0 पे मेरे पास अहमद था पहले, उसको मैंने चेंज करा दिया, उस नाम को मैंने रिप्लेस कर दिया उसामा से। ठीक है। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है या सर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे तो आप बता दें। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, आपने बहुत अच्छा किया गाइड, और बड़ा अच्छा समझाया। देखें, लिस्ट जो हमारे पास कलेक्शन है ना, ये बेसिकली एरे की तरह बिहेव करता है। कि आप इसमें लिस्ट ऑफ आइटम्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं, इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद जब आप लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं या एरे क्रिएट कर लेते हैं, तो फिर क्या करते हैं भाई, एरे क्रिएट करके खाली मैंने उसको कोड में लिखने के लिए तो नहीं की ना क्रिएट, उसको एक्सेस करना है। एक्सेस करने के लिए फिर इंडेक्सिंग का मेथड है जिसको यूटिलाइज किया जाता है। यानी कि हम क्या करते हैं, उसका इंडेक्स नंबर 0 बेस इंडेक्स से स्टार्ट होता है। ये जो लिस्ट होती है ये 0 बेस इंडेक्स से स्टार्ट होती है। इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 0 होता है उसका इंडेक्स नंबर, उसके बाद वाले एलिमेंट का 1 होता है, उसके बाद वाले एलिमेंट का 2 होता है। फिर इसको एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, उस लिस्ट का नाम देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और आगे इंडेक्स नंबर दे देंगे, तो उससे वो एलिमेंट एक्सेस हो जाएगा। फिर हम ये कर सकते हैं कि लिस्ट जो होती है वो चेंजेबल होती है। ये जो अभी जो इन्होंने बताया ना सबा ने, कि भाई ये लिस्ट चेंजेबल होती है, इसमें आप किसी भी आइटम की जगह पे किसी दूसरे आइटम को रिप्लेस कर सकते हैं, उसको उसका उसको एंटर कर सकते हैं उसकी जगह पर। जैसे कि इन्होंने इंडेक्स नंबर 0 पे पहले अहमद स्टोर था, अब इन्होंने उसामा को स्टोर कर दिया, तो क्या हुआ कि अहमद रिप्लेस हो गया उसामा से। ठीक है, तो ये इन्होंने क्या किया, लिस्ट का ये कैरेक्टरिस्टिक बताया कि लिस्ट्स आर चेंजेबल। अभी हम ऐसी भी कलेक्शंस करेंगे जो चेंजेबल नहीं होते, उनको एडिट नहीं कर सकते आप। ठीक है, उसमें आइटम को डिलीट करके नया आइटम ही ऐड करना पड़ेगा आपको, वो चेंजेबल नहीं होते।
ठीक है, अभी करेंगे हम, वो आगे वाले भी कलेक्शन आएंगे आगे, लेकिन अभी फिलहाल जो लिस्ट है वो एक ऐसा कलेक्शन है, एक ऐसी एरे है कि जिसमें आइटम्स चेंजेबल है, एक की जगह पे दूसरा आइटम आ सकता है किसी भी, आप खाली उसका इंडेक्स नंबर बताएं और उसको वो वैल्यू असाइन कर दें। अच्छा मैडम, एक क्वेश्चन है, जी सर। क्वेश्चन मेरा ये है, क्या हम लिस्ट में मल्टीपल डेटा टाइप्स के आइटम्स को ऐड कर सकते हैं एक ही लिस्ट में? अब जैसे ये आपने जो लिस्ट बनाई इसमें सारे स्ट्रिंग्स हैं, अब जी मैं सर। चाह रहा हूँ कि इसमें फ्लोट डेटा टाइप का भी एलिमेंट आ जाए, एक इसके अंदर बूलियन डेटा टाइप का भी आ जाए, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? यस सर, मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। मैंने एक यहाँ पे वेरिएबल लिया list1। अभी तो मेरे जहन में कोई वैल्यू नेम आ नहीं रहा, तो मैं इसमें ना डिफरेंट डेटा टाइप्स भी स्टोर करा सकती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे नंबर स्टोर करा दिया, हाँ, बूलियन वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। कराएं कराएं, ट्रू, सही, वेरी गुड, ट्रू, कॉमा, उसके एक बाद ही लगा दें, 4.5 लगा दें, एक 4.5 फ्लोट नंबर ले लें, कॉमा फ्लोट नंबर 4.5, ले लेते हैं। 4.5, फिर एक कॉमा हाँ लगाएं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, 4.5 के बाद आप एक नाम एंटर कर लें, मारिया का कर लें, फिर एक अच्छा, कॉमा यहाँ करें। पे। हाँ जी हाँ, सर। जी जी, जी बताएं ठीक है, सर। बिल्कुल ठीक, नहीं नहीं नहीं, अच्छा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जो सर जिस बात की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं वो ये है कि जैसे मैंने पहली जो स्टूडेंट बनाया था ना लिस्ट, उसमें मैंने सिंपल सेम डेटा टाइप्स को स्टोर कराया था, लेकिन लिस्ट में हमारे पास ये ऑप्शन है कि जब हम डेटा स्टोर करा रहे होते हैं ना, तो हम मल्टीपल काइंड ऑफ डेटा स्टोर करा सकते हैं। यहाँ पे देखें, जैसे मैंने list1 बनाई है, इसमें मैंने जितने भी डेटा टाइप्स हम पाइथन में यूज करते हैं तमाम तकरीबन को यूज कर लिया है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है, फिर है बूलियन, फिर नेक्स्ट प्लेस पे हमारे पास एक फ्लोट वैल्यू है, और उसके बाद मैं एक स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करा रही हूँ। तो इस तरह हम मल्टीपल वैल्यूज को सेम लिस्ट में स्टोर करवा सकते हैं। ठीक। अच्छा सर मैडम, इसमें, हाँ बिल्कुल, जबरदस्त जी सर, जबरदस्त आप बताया, बताएं। बेहतरीन, यही यही मैं बताना चाह रहा था कि देखिए, लिस्ट जो है एक कलेक्शन है, कलेक्शन का मतलब ये होता है कि इसमें आप मल्टीपल डेटा टाइप्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है, वो तो कलेक्शन है ना, उसमें आप मल्टीपल डेटा टाइप्स को ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल आइटम्स को स्टोर कर सकते हैं जिनकी टाइप डिफरेंट हो सकती है। ये आपने देख भी लिया, ये मैडम ने कराया। मैडम अभी आप इस पूरी लिस्ट को प्रिंट करा के दिखाएं, प्रिंट लिखें, प्रिंट list1, बिल्कुल होगा। ये सना का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा, कि इंडेक्स से होगा एक्सेस, बिल्कुल इंडेक्स से भी एक्सेस होगा। पहले आप सिंपल, पहले इस लिस्ट को प्रिंट कराएं, देखिए पूरी लिस्ट प्रिंट हो गई, ठीक है मैडम, ये ऊपर देखें आप, वाली, हाँ हाँ, ऊपर ऊपर वाली वाली से कमेंट कर उसको दूं? कमेंट करते हैं, प्रिंट को कमेंट कर दीजिएगा, बस प्रिंट, प्रिंट स्टूडेंट जहाँ पे कर रहे हैं ना उसको कमेंट कर दीजिए। अब आप बताइए, सर चला के दोबारा देखिए, से प्रिंट करा, चला हाँ प्रिंट देती हूँ। करा, चलाएं चलाएं, अब देखें, अब आपके पास क्या हुआ कि टू ट्रू 4.5 मैरिया, पूरी लिस्ट प्रिंट हो गई, ठीक है। अब आपने इसको इंडेक्स नंबर से एक्सेस करना है, मैडम इंडेक्स नंबर से भी एक्सेस करके दिखाएं। जी जरूर। देखिए मारिया, आप सबसे पहले वेरिएबल नेम लिखेंगे, हाँ, उसके बाद आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। फिर आपको जो इंडेक्स प्रिंट कराना है ना, आप पहले उस इंडेक्स नंबर को देख लें कौन सा आपने कराना है। जैसे अगर मुझे इस 4.5 वैल्यू को एक्सेस कराना है, तो इसका इंडेक्स क्या होगा? फर्स्ट जो मैंने डेटा यहाँ पे सेव कराया उसका इंडेक्स 1 हो गया, फिर 2, फिर सॉरी 0 1 2, तो इंडेक्स क्या हो गया? 2। 4.5 का इंडेक्स 2 है। अब ये इसको मुझे क्या करना होगा? प्रिंट फंक्शन के अंदर यूज करना होगा, ताकि ये आपको डिस्प्ले पे शो हो जाए। लाइन नंबर 73 में मैंने आपको एक्सेस करने का तरीका बताया। आप वेरिएबल नेम लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे, जिस वैल्यू को आपने प्रिंट करवाना है या शो कराना है, एक्सेस करना है, उसका आप इंडेक्स नंबर ढूंढेंगे कि है क्या। जैसे कि हमने पढ़ा कि पाइथन में जीरो बेस इंडेक्सिंग यूज की जाती है, तो जो पहली वैल्यू 2 है इसकी इंडेक्स 0, फिर 2 पे 1 आ जाएगा इंडेक्स, और 4.5 पे इंडेक्स क्या हो जाएगा? 2। अब हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। इसको हम कमेंट कर देते हैं। अब देखें, यहाँ पे एक्सेस हो गया इंडेक्स के जरिए, 4.5 वैल्यू शो हो रही है मेरे पास टर्मिनल में। वेरी गुड, तो ये देखें हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था मैडम इनका, दरक्षा का, वो ये कह जी। रही हैं कि भाई क्या आप इसमें नेस्टेड एरे बना सकते हैं, एरे विद इन एरे बना सकते हैं? जी बिल्कुल सर, बना बिल्कुल सकते हैं। बना सकते हैं। हम यहाँ पे इसको मजीद एक्सटेंड कर देते हैं। यहाँ पे एक एरे पास कर देती हूँ मैं। इस एरे में मैं वैल्यू दे देती हूँ, फ्रूट्स की वैल्यू दे देती हूँ। ठीक है,
तो देखिए दरक्षा, मैंने यहाँ पे एक नेस्टेड एरे क्रिएट कर दिया है। ये एक गुड। आउटर एरे है जिसके अंदर मेरे पास 1 2 3 4 5 आइटम्स है, 5 एलिमेंट है। पहला एलिमेंट 2 है, फिर ट्रू, 4.5 मारिया, और फिर ये मैंगो। अब ये आउटर एलिमेंट्स हैं। अगर हम इसको फर्दर इनर लेयर पे जाएं तो हमारे पास ये एक नई एरे इसमें क्रिएट हो जाएगी, जिसमें हमारे पास 2 एलिमेंट है, मैंगो और एप्पल। अगर इसको हमें एक्सेस करना होगा ना, तो उसका तरीका भी थोड़ा डिफरेंट होता है। सबसे पहले तो हम इसका इंडेक्स देखेंगे। इस एरे को मुझे टारगेट करना है, तो इसका इंडेक्स क्या होगा? 0 1 2 3 4। तो मैं इस पोजीशन को 4 कर दूंगी, और फिर मुझे एक और इंडेक्स देना पड़ेगा जो इस एरे के अंदर जाके फाइंड आउट करेगा एलिमेंट को उसके इंडेक्स नंबर की मदद से। अगर मैं 0 दे दूंगी तो मैं मैंगो को टारगेट कर रही हूँ, और अगर 1 दे दूंगी तो मैं एप्पल को टारगेट करूंगी। तो इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने कोई एरर आ रहा है। देखिए नीचे कुछ दिस आपने 1। 1 का, हाँ आपने ये Main 1 one लिखा is हुआ not है, लाइन defined. नंबर अच्छा, 76 पे यहाँ 1 पे को कमेंट कर दें। ओके, हाँ 1 रिमूव। अब देखें, यहाँ पे मैंने मैंगो को एक्सेस कर लिया। यहाँ पे नेस्टेड इंडेक्सिंग की है। नेस्टेड इंडेक्सिंग या एक्सेस के जरिए मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया मैंगो की वैल्यू को। वेल डन, वेल डन, वेल डन, जबरदस्त। अच्छा, यहाँ तक तो अभी आप लोगों को क्लियर होगा। अब हमारे पास जब हम लिस्ट यूज करते हैं ना, तो पाइथन हमें कुछ बिल्ट इन वैल्यूज भी देता है, सॉरी बिल्ट इन मेथड देता है, जिसके जरिए हम लिस्ट को मजीद मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे कि हम अपेंड एक फंक्शन होता है, इसमें अगर मैं कोई वैल्यू पास करूंगी ना, तो वो क्या कराएगा, वो क्या करेगा कि ये इस लिस्ट के अंदर जाके इसको स्टोर करवा देगा। अब मैं दोबारा से ना लिस्ट प्रिंट करा के दिखाती हूँ। इसको मैं कमेंट आउट कर देती हूँ। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैंने डायरेक्ट लिस्ट के अंदर वैल्यू स्टोर नहीं कराई, बल्कि मैंने एक मेथड को कॉल किया। उस मेथड के अंदर मैंने एक वैल्यू इनपुट की। उस वैल्यू को जब मैंने डाल दिया इस मेथड के जरिए, तो वो लिस्ट के अंदर मेरे पास एलिमेंट्स बढ़ गए। तो अपेंड फंक्शन हमारा ये काम करता है कि हम इसमें जो आर्गुमेंट देते हैं वो हमारे लिस्ट के अंदर जाके स्टोर करवा देता है। ये जो अपेंड का जो बिल्ट इन फंक्शन है ना, ये बिल्कुल लास्ट एलिमेंट में जाके एंटर करेगा। देखिए यहाँ पे इसने इस एरे जिसमें हमने मैंगो और एप्पल की वैल्यू स्टोर कराई थी, उसके बाद जाके इसको एंटर किया। तो हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है, जैसे उसको हम कहते हैं इंसर्ट। बिल्ट इन मेथड है, इसमें हम क्या करते हैं, पोजीशन बता सकते हैं कि इस पोजीशन पे ये वैल्यू जाके सेव करवा दो। अब मैं इसको दोबारा से प्रिंट करवाती हूँ। रन करते हैं। अब अगर आप देखें तो मेरे पास ना प्रीवियस लिस्ट के जो आइटम्स है वो भी डिस्प्ले हो रहे हैं, और जो मैंने इसमें इंसर्ट के जरिए वैल्यू ऐड कराई है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 4.5 की जगह जो इंडेक्स 2 पे था, एक नई वैल्यू इंसर्ट हो गई है। तो इस तरह से हम जो जिस पोजीशन को टारगेट करना चाहते हैं ना, यहाँ पे हमें वैल्यू इंसर्ट करानी है, तो वो हमें इंसर्ट के मेथड को यूज करते हुए हम उसका इंडेक्स बताएंगे, और फिर उसको हम वैल्यू पास कर देंगे। तो इसमें एक और बेनिफिट एक और चेंज आ रहा है। वो क्या आ रहा है कि जब आप इंसर्ट के मेथड को यूज कर रहे हैं तो पूरी एरे का ऑर्डर चेंज हो रहा है। ये देखें आप, ऑर्डर चेंज हो गया। यानी 4.5 पहले ऑर्डर नंबर 2 पे था, इंडेक्स, वो 3 पे चला हाँ। गया। इंडेक्स नंबर सॉरी 3 पे था, 2 पे था, वो 3 पे चला गया। मारिया जो था वो पहले 3 पे था, 4 पे चला गया। पूरे इंडेक्स का ऑर्डर चेंज हो गया। तो इंसर्ट करते वक्त इस चीज को जहन में रखना है कि जी हम जब लिस्ट में आइटम को इंसर्ट करेंगे तो लिस्ट का ऑर्डर चेंज हो जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लिस्ट्स आर चेंजेबल। तभी तो उसको कहते हैं लिस्ट जो होती है, लिस्ट कलेक्शन कैसा कलेक्शन है, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि लिस्ट चेंजेबल होती है, वो अपने ऑर्डर को चेंज कर सकती है। पाइथन में नेस्टेड एरेज के लिए, 2 डायमेंशनल एरे के लिए एक स्पेसिफिक लाइब्रेरी है जिसको नमपाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नंपाई। नमपाई। वो नमपाई यूज ही इस तरह के केसेस के लिए होती है कि जब आपने मैट्रिसेस की कैलकुलेशन करनी हो, लिस्ट विद इन लिस्ट प्रिंट करनी हो, लिस्ट विद इन लिस्ट नेस्टेड लिस्ट को मैनिपुलेट करना हो, तो उसके लिए नमपाई को यूज किया जाता है। ठीक है, नॉर्मली इस लिस्ट को यूज नहीं करते। ठीक है, अगर हमारे पास कभी ऐसा केस आता है तो फिर हम नमपाई को यूज करते हैं।
खैर अच्छा। एनीवे अभी क्योंकि नमपाई क्योंकि हम उस लेक्चर पे नहीं है, वो लेक्चर आगे के लेक्चर्स में आएगा, तो इसलिए सिंपल इससे ही समझा रहे थे, बट